ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले 73rd गणतंत्र दिवस की शुभकामना। आज मैं थोड़ा आपको सरप्राइज देना चाहता, क्योंकि मैं आज जो लेक्चर लेकर आया हूं बहुत पहले से बच्चों के दिमाग में एक बात थी कि एक बार हमने स्वतंत्रता आंदोलन के 7 दशकों की समीक्षा की थी। तो कई बार बार प्रश्न आ रहे थे कि सर, अगर, चूंकि मैंने उस लेक्चर में प्रॉमिस भी किया था कि कभी ऐसा होगा तो 7 डेकेड्स के पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। तो बच्चों को बहुत पहले से डिमांड आ रहा था, तो आज वह भी एक पर्पस है। और दूसरा पर्पस है, जब हम लोग अब तक चर्चा करते रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बुकिश और फॉर्मल बातें होती हैं, वो आज भी होंगी। लेकिन आज मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पुस्तकों से ऊपर जब चीजें आपकी सोच में होती है तो फिर उसका इफेक्ट ही कुछ और होता है, चाहे वो आपके सोचने में हो, आपकी राइटिंग में हो। अब तक मैं स्टूडेंट्स, विडंबना यह है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में शायद ही ऐसा कोई अध्ययन हो पाता है जो स्वांतः सुखाए हो। हर पुस्तक, चाहे वो जर्नल्स हो, मैगजीन्स हो, जो कितना इंजॉयबल है। कल को अगर आपको जॉब होगा, जॉब में जाओगे तो आप उन्हीं को एंजॉय करोगे, मिस करोगे। और लेकिन आज वही चीज एक टेक्स्ट बुक की तरह आप डील करते हो। आपके दिमाग में यह बात बैठी हुई है, इसे हमें पढ़ना है, इसे क्वेश्चन बनाना है, इसका उत्तर लिखना है, तो आपके लिए थोड़ा शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उसी प्रकार से पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस आपके सिलेबस में है। आज आपको गणतंत्र समझना है तो जरा उस दिशा में भी चला जाए। लेकिन आज मैं आपको पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। हम आपको सिर्फ आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज आपको यह बताना चाहेंगे जो हमारा गणतंत्र है, या हमारे गणतंत्र के जो 7 दशक हुए हैं, उसमें हमने जो यात्रा की है, वह यात्रा सुगम या दुर्गम रही हो वो तो अलग चीज है। लेकिन इसके समानांतर हमारे संविधान, हमारी राजनीति, हमारे गवर्नेंस, उनमें भी परिवर्तन आता गया है। एरिया तो बहुत बड़ा है, अगर मैं एक एक को पकड़ूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, तो संभव नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ मिली जुली ऐसी बातें आपको बताता हूं जो हमारे गणतंत्र को सार्थक बनाता है, जो हमारे गणतंत्र को एक दिशा देता है, जो हमारे गणतंत्र के महत्व को बढ़ाता है। तो पहले तो इन बातों को इंगित करना था कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि आज मैं आपको आंकड़ों के दबाव में नहीं रखूंगा। आज आप संविधान, राजनीति, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, इन सभी को एक नेचुरली महसूस करेंगे। पहले उस पर आते हैं। दूसरी चीज कि अब तक यह धारणा यह है, रही है, अब है नहीं, अब तो काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है, कि 15 अगस्त 1947 को जब उधर वॉच का स्ट्राइक होता है मिडनाइट में, तो इतिहास समाप्त हो जाता है और सोशियोलॉजी और पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक फैशन रहा है कि विभिन्न विषयों को अनुशासन में बांट कर देखना, डिफरेंट डिसिप्लिन में बांट कर देखना। उस कारण से बच्चों को काफी अपकार हो जाता है। जब आप कॉन्टेम्पररी पॉलिटी का मूल्यांकन करोगे और उसमें अगर इतिहास की पृष्ठभूमि नहीं रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वह ज्ञान संपूर्ण हो सकता है। इसलिए आज हिस्ट्री का दायरा काफी कुछ बढ़ चुका है और इसमें हम एक बड़ा श्रेय
दो हिस्टोरियंस, दो स्कॉलर्स को देते हैं। एक आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी ने, हालांकि नाम तो बिपिन चंद्रा का है, लेकिन बहुत पहले, मुझे लगता है कि 2000 में ही बच्चों के को एक पुस्तक उन्होंने लिखी, एंड उस पुस्तक को उन्होंने चाहा कि स्ट्रेच करके हम मिलेनियम तक ले आए। बिपिन चंद्रा का नाम है, आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी का मुख्य रूप से उसमें काम है, और उसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत। फिर रामचंद्र गुहा के जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। इसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने भी 2007 तक का एक हिस्ट्री लिखा, और उन्होंने, उनका पुस्तक का बड़ा ही फेमस नेम है, आप लोगों के पास भी घर में भी पुस्तक होगी, इंडिया आफ्टर गांधी। यानी गांधीयन हिस्टोरियन रहे हैं, तो उन्होंने तो इंडिया बिफोर गांधी भी लिख दी है, इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी और इंडिया आफ्टर गांधी। तो कुल मिलाकर वह पुस्तक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कुमार जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया था कि वह हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इन सबको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, इन्हें डिफरेंट डिसिप्लिन में बांट कर ना देखा जाए। तो इसलिए पहले तो हमारी हिस्ट्री के दायरे में है, और शायद हम अगर गणतंत्र के चश्मे से देखें हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री का एक नया एस्पेक्ट आपके सामने नजर आएगा, और हिस्ट्री के चश्मे से अगर गणतंत्र को देखें तो उसमें भी गणतंत्र की, भारतीय जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इंडियन रिपब्लिक, उसकी बेहतर समझ होगी। तो कहां से शुरू किया जाए? चलिए शुरू करते हैं कि 14 अगस्त के उस मिडनाइट को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हुआ था कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट when the whole world sleeps, India would wake up to life and freedom। जब इस अर्धरात्रि को, जब पूरी दुनिया सो रही है, तो भारत एक नए जीवन और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा मूल्यांकन किया, बहुत अच्छी बात कही। ये बात सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन 15 अगस्त को सिर्फ हमें अपने देश की चाबी मिली थी, लेकिन उस चाबी से कैसे हम एक राष्ट्र निर्माण के ताले को खोलें, यह सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता भी लेनी थी। और स्वतंत्रता का अर्थ बहुत पहले से बदल चुका था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। बड़ा ही बेसिक बातें आपको आज समझाएंगे, ताकि आप संविधान, पॉलिटी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर सके, सिर्फ उसे किताब के पन्नों में ना देखें। तो इसलिए आप देखते हो कि नॉर्मली जब बाकी देशों की बात आती है तो एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम लोग दो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक 15 अगस्त 1947 और दूसरा 26 जनवरी। तो 15 अगस्त हमारे लिए चलिए इंडिपेंडेंस डे है, तो 26 जनवरी 1950 भी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशंस डे है, हमारे लिए रिपब्लिक डे है। क्योंकि पहले तिथि को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, मतलब कि आपको यूपीएससी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन अब आप अपने कैपेबिलिटी से प्रूव करोगे कि हां आप इसके लायक हो। तो अब 26 जनवरी 1950 के बाद हमें प्रूव करना था कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसका हमने सही उपयोग किया है। तो इसलिए हम दो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब एक बात हो सकता है मेरे कुछ पाठक को, हालांकि हमारे पाठक काफी प्रबुद्ध पाठक हैं, उनको बहुत बातों की जानकारी होती है, और सबसे बढ़कर वे उत्साहवर्धन भी मुझे करते हैं कि हाँ मैं इन चीजों को समझ रहा हूं, एप्रिसिएट कर रहा हूं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी कुछ उन पाठकों को ध्यान में रखकर, जिन्हें यह ज्ञात नहीं होगा, उन ऑडियंस को मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आखिर हमने 26 जनवरी की तिथि को ही क्यों चुना। क्योंकि एक बार मैं किसी 26 जनवरी के किसी रिपब्लिक डे को किसी प्रोग्राम में जा रहा था पार्टिसिपेट करने,
इनविटेशन था, हमें अवॉइड नहीं कर सकते थे, जाना ज़रूरी था और पूरा फॉग छाया हुआ था। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। फॉग छाया हुआ था और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी ड्राइवर को। तो उन लोगों ने, तब तक काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये क्यों इंडिया कितना अच्छा 15 अगस्त है, समर टाइम में है, ये ठंडे के टाइम में इतनी दिक्कतों के बीच ये क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, थोड़ा ठंडा कम होने देते। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो इसका रिलीवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो 26 जनवरी 1930 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। एक्चुअली 1920 के दशक के अंत से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने केवल अपने स्वराज्य को लक्ष्य बनाया था। गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ किया था, तो वहां भी वो स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग हमने किया। और पहली बार लाहौर अधिवेशन में, वहां पर जो अधिवेशन संपन्न हुआ दिसंबर लास्ट में, उसमें हमने वहीं पर एक फ्लैग को अनफर्ल किया और फिर 26 जनवरी की तिथि तय की कि हमें पूरे भारतवर्ष में इस स्वतंत्रता को, जो कांग्रेस के अधिवेशन ने जिसे स्वीकार किया है, उसको जन जन के मन में पहुंचाने के लिए हमें 26 जनवरी की तिथि चुननी है और उसमें पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। तो इस प्रकार से 26 जनवरी की तिथि हो गई हमारे लिए ऑस्पिशियस डे। और यही वजह है कि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन हमने उसे 26 जनवरी की तिथि तक प्रतीक्षा की उसे लागू करने के लिए। तो ये इस तिथि की प्रासंगिकता है कि हमने इसको क्यों चुना। अब देखिए, हम इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे को पहले उठाना चाहेंगे कि अब हमें यात्रा कैसे करनी थी और कैसे चलना था। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत, आप जानते हो कि भौगोलिक आकार के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो दूसरा बड़ा राष्ट्र था। हालांकि यहाँ पर हम भौगोलिक आकार की चर्चा नहीं करना चाहते, दुर्भाग्य हुआ पाकिस्तान बट गया, नहीं तो भौगोलिक आकार और भी बड़ा रहता। परंतु पॉपुलेशन में चाइना के बाद भारत की स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना का आकार भले ही हमसे बड़ा हो, जनसंख्या भी उससे थोड़ी बहुत इंडिया से ज्यादा थी, लेकिन चीन के साथ एक थोड़ा सा फायदा था कि उसमें उतनी सांस्कृतिक विविधता नहीं थी, उतनी ज्यादा वहां क्षेत्रीय विविधता नहीं थी जितना इंडिया में थी। तो जब भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जब ये संघर्ष आरंभ किया और संघर्ष को आगे बढ़ाया, तो उस क्रम में बहुत सारी संवैधानिक मांगे रख रहे थे। तो यह तो तय हो गया था कि भारत को स्वतंत्रता के पश्चात एक संवैधानिक सरकार बनानी है। वैसा सुखद संयोग चीन में नहीं था, क्योंकि चीन में तो वैसे भी एक सरकार बनी थी जो बुर्जुआ सरकार थी, जिसको आप मध्यवर्गीय सरकार कहोगे, जो कुछ थोड़ी बहुत संवैधानिकता को लेकर भी चलती थी। लेकिन इस सरकार के साथ एक सबल पॉइंट या निर्बल पॉइंट तुम यह कहो, यह जो सरकार थी, यह सरकार कहीं ना कहीं संवैधानिक मोर्चे पर विफल हो गई थी। इसलिए चीन में साम्यवादी क्रांति आगे बढ़ रही थी और अंत में चीन में जो साम्यवादी सत्ता या साम्यवादी सरकार माओ सेतुंग के नेतृत्व में स्थापित होती है, वह सरकार युद्ध के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, सिविल वॉर के द्वारा स्थापित होती है। तो वहां तो कोई संवैधानिकता है ही नहीं। वहां गवर्नमेंट भी बनना है, निरंकुश बनना है, ऑटोक्रेटिक बनना है, तो उसकी बात तो हम बाद में करते हैं। तो इसलिए यह बात हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही लगभग तय हो गई थी कि भाई हमारे यहाँ एक सरकार बनेगी जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो उदारवादी प्रजातांत्रिक सरकार होगी। इस प्रकरण को थोड़ा सा यहाँ रोकते हैं और आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। देखिए, हम उपनिवेश थे, हम नहीं, दुनिया में अधिकांश एशियो अफ्रीकन देश उपनिवेश थे। और इन देशों की अगर स्वतंत्रता के इतिहास को आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र, नाम मात्र की स्वतंत्रता इजिप्ट को मिली थी, मिस्र को मिली थी, परंतु मिस्र भी उस स्वतंत्रता का सही उपभोग नहीं कर पाया था और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए उसे 1954 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो अगर आप मिस्र को अपवाद में रखें या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ अरब कंट्रीज थे, वहां पर एक सरकार स्थापित, उनको मैंडेट प्रणाली के तहत रखा गया था, लेकिन बाद में चलिए इराक को 1932 में, सऊदी अरेबिया को 1932 में, पहले हिजाज था 1941 में, सऊदी अरेबिया के बाद
आप देखेंगे जो लेबनान है, सीरिया है, तो इन सभी को फ्रांस ने आज़ाद किया था, तो उनकी कहानी अलग है। वो सही मायने में डेमोक्रेसी की दिशा में जा भी नहीं सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सबसे पहले आजाद होने वाला देश भारत था। इसलिए पूरी दुनिया की भी निगाह भारत पर थी और पूरे पश्चिमी देशों की निगाह भी थी कि आखिर भारत किस दिशा में जाना है। वह अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए नजीर हो सकता था, टेम्पलेट हो सकता था, मानक हो सकता था। तो मैंने एक लेक्चर भी लिया है, शायद अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, कि थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, द फ्रीडम ऑफ इंडिया, द थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, यानी तीसरी प्रजातांत्रिक क्रांति। ये एक्चुअली सुनील खिलनानी हैं, एक एक्सपर्ट्स, एक इंटेलेक्चुअल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जो लिखा है इंडिया के ऊपर बुक, तो उसमें उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था, और थोड़ा बहुत रामचंद्र गुहा ने भी इस पर प्रकाश डाला हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक योजना आई, पूरी की पूरी उनकी नकल नहीं है, कुछ बातें हमने अपनी तरफ से जोड़ी, और तब हमने इसको एक लेक्चर बनाया था जो आप लोगों को दिया था, यानी अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद तीसरा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस इंडिया को कहा जाता है। खैर, उस पर भी हम आते हैं। फिलहाल हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, तो आप याद करिए एशियाई अफ्रीकी देश गुलाम कब हुए थे? जब ऑलरेडी यहाँ पर एक निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश शासन था। तब पश्चिम में भी निरंकुश शासन हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने एशियाई और अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाया, तो पश्चिम अपने आप में बदलाव लाते चले गए। उन्होंने अपने यहाँ धीरे धीरे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधित्वात्मक सरकार, यानी चुनी हुई सरकार का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ग्रेजुअली ब्रिटिश ने अपना पार्लियामेंट बनाया, अमेरिकी लोगों ने एक संविधान लाया, फ्रांस की क्रांति के बाद एक संविधान बनी, एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार स्थापित हुई। तो वह अपने एक नए एक्सपेरिमेंट की दिशा में चल चुके थे। उनका एक्सपेरिमेंट अपने तरीके से चल रहा था। और जहां तक हमारा सवाल है, तो हमें जब आजादी मिली तब तक पश्चिम में 2-3 तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, जो आपको ध्यान रखना है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट यह था कि पश्चिम में एक नेशनलिज्म का, यानी राष्ट्रवाद का मॉडल आ चुका था। दूसरा, डेमोक्रेसी का मॉडल आ चुका था। और तीसरा, कम्युनिज्म का मॉडल आ चुका था, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का। मैंने क्या कहा, बिना इतिहास की पृष्ठभूमि लिए हुए वर्तमान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा हम आपको इतिहास की पृष्ठभूमि में ले जाना मुनासिब समझते हैं, और इसीलिए इसका नाम हमने प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज रखा है। अब नेशनलिज्म का मॉडल का मतलब हुआ कि पहले हम लोग एक देश थे, हमारे पास एक भौगोलिक आकार था, जनसंख्या थी, सरकार थी। पश्चिम ने इसमें थोड़ा सा, पश्चिमी यूरोप ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वहां उन्होंने, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई या अमेरिका में अमेरिकी क्रांति हुई, तो उन्होंने वहां की जो वंशानुगत सरकार थी, जो दावा करती थी कि हम, ये राज्य हमारा है, हमारा डोमेन है। कभी लुई 14वां का आपने स्पीच, मैंने कभी रेफरेंस दिया होगा कि लुई 14वां बोला, ऐसा कहा करता था कि आई एम द स्टेट एंड माई विश इज लॉ। तो इस प्रकार की जो ऑटोक्रेटिक सरकार थी, जो उस तरह का निरंकुश जो राजतंत्र था, तो उसको हटाकर और वहां पर एक निर्वाचित सरकार स्थापित हुई। दूसरा, कि वो सरकार के बाद वहां पर उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों को मताधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, और सबसे बढ़कर जो कुलीन, पादरी और जनसामान्य, मतलब एक ही प्रजा 3 अलग अलग धरातल पर थे, एक विशेषाधिकार प्राप्त था, दूसरा विशेषाधिकार विहीन था, यानी प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड। उन्होंने उसको एबोलिश कर दिया, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। सारे विशेषाधिकारों को समाप्त करके सभी को एक धरातल पर ला दिया, सामंतवाद को समाप्त किया, व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। तो ये जो पूरे परिवर्तन हो रहे हैं, वो अपने आप में एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति बन गई। तो जब एक क्रांति हुई, तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अब लोगों में एक फेलो फीलिंग की भावना आई कि हम एक हैं, ये हमारी सरकार है,
और उसी समय जो जीन जैक्विस रूसो का आपने नाम सुना है, उसके जनरल विल की अवधारणा आ गई, सामान्य इच्छा। जब उसने घोषित किया कि सामान्य इच्छा ही प्रभु की इच्छा है, तो डेमोक्रेसी का पौधा वहीं लगा पहली बार, जिसको आप प्रजातंत्र कहते हो, बहुत दूर की चीज है। और उसमें अगर सच मायने में अगर थोड़ा गंभीरता में जाए, वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा इनकरेज किया है सोचने वाले प्राणी के रूप में, कि हर चीज के दोनों पक्ष हैं। कहाँ पक्ष में लिखना है, कहाँ पक्ष में बोलना है, कहाँ विपक्ष में बोलना है, यह हम नहीं तय करते, ये तय करता है हमारा प्रश्न। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम पश्चिमी देशों के पक्ष में यह कह सकते हैं कि उन्होंने प्रजातंत्र का पहला पौधा लगाया। उनके विपक्ष में यह कह सकते हैं कि जिनको आप प्रजातंत्र कहते हो वो अभी दूर है, और अगर वो अपने यहाँ तथाकथित, वो भी प्रजातंत्र शब्द में तथाकथित शब्द लगना है, वह जो तथाकथित प्रजातंत्र शब्द आना है, वह भी हम आगे आपको बताएंगे कि वो तथाकथित प्रजातंत्र शब्द यहाँ पर निरर्थक है, क्योंकि वह प्रजातंत्र भी उन्होंने तब लाया जब उन पर यह साम्यवाद का दबाव पड़ेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने शुरुआत कर दी। और जो राष्ट्रवाद आप कहते हो, राष्ट्रवाद का संबंध कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आइडियाज से है। डेमोक्रेटिक आइडियाज का मतलब है कि जब आप विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के समुदाय को समाप्त करके और लोगों में एक नेचुरल इंटीग्रेशन ला दोगे, मतलब उनके बीच एक समानता ला दोगे, माने उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करके सभी को एक धरातल पर खड़ा कर दोगे, तब उनके मन में एक विचार आने लगता है कि हम एक हैं। और जब हम एक हैं का विचार है, वही राष्ट्र है। इससे पहले उन लोगों का वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, उसमें पहले राष्ट्र का मतलब वो समझते थे एक निश्चित भौगोलिक आकार हो, एक केंद्रीकृत सरकार हो, एक भूभाग हो, एक खास जनसंख्या हो। अब उसमें एक नया छौंका लग गया, वो छौंका यह था कि हम एक हों का भाव हो, तो बन गया वहां आधुनिक राष्ट्रवाद। तो मतलब यह है कि तथाकथित मॉडर्न नेशनलिज्म, सारे नेशनलिज्म नहीं, जैसे नेशन स्टेट तो बनना वेस्टफेलिया की संधि से ही शुरू हो गया था, लेकिन उस नेशन स्टेट में डेमोक्रेसी का जब छौंका लगा, डेमोक्रेटिक आइडियाज का, तब बना आधुनिक राष्ट्रवाद। तो ये मॉडल उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो मतलब जब हमें आजादी मिली, तब तक तो हमारा जो अपना एंशिएंट से चला आ रहा था, मिडियो से चला आ रहा था, पता नहीं ब्रिटिश अगर नहीं आते तो मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, छोटे छोटे राज्य होता, वो राज्य किस दिशा में जाते, हमारी इकोनॉमी कैसी होती, हमारी राजनीति कैसी होती, ये सब तो अभी समझ सकते हो कि इतिहास में यह तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो हमें आजादी दे रहे थे, जब उन्होंने हमें चाबी दी 15 अगस्त को, जब उसकी उद्घोषणा हुई, तो उस समय हमारे पास कोई दूसरा मॉडल नहीं था। हमारा मॉडल तो पहले ही, वो हम अपना मॉडल कुछ डेवलप ही नहीं कर पाए, और ना कोई दूसरा एशियो अफ्रीकन देश डेवलप कर पाया। इनके सामने दो ही मॉडल था, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का, और यह मॉडल पश्चिम से आया था। अब पश्चिम में एक और भी था, कम्युनिज्म। अब यह क्या है मैं बताना चाहता, जैसे पूरे अगर 19वीं सेंचुरी के यूरोप के इतिहास को देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति हुई तो एक टर्म आया उदारवाद। उदारवाद का मतलब है कि प्रतिनिधात्मक सरकार होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा, आपको अपना सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा। तो उनसे आप यह पूछते कि ठीक है, क्या आप इन सभी लोगों को मताधिकार दे रहे हो? वो मना कर देते, कहते नहीं नहीं, ये मताधिकार केवल जवाबदेह लोगों को मिलना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पीपल को मिलना चाहिए। अगर जैसे तैसे दे दिया जाएगा तो ये पूरे सोसाइटी को ध्वस्त कर देंगे। दे आर द इरेस्पॉन्सिबल पीपल। तो भाई रेस्पॉन्सिबल पीपल कौन है? तो थोड़ा उनको प्रॉपर्टी हो, थोड़ा उनका इनकम हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी और इनकम वाले लोग रिलायबल हैं, उनको ये मत मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने पूरे 19वीं सेंचुरी में मुट्ठी भर लोगों को, कुछ ही लोगों को मताधिकार दिया। और मताधिकार न महिलाओं को दिया, न निम्न वर्ग को दिया, मध्य वर्ग उस मताधिकार का इस्तेमाल करते रहे और डेमोक्रेसी चलाने का स्वांग करते रहे। इन द मीन टाइम कार्ल मार्क्स आ गया। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख दी। फिर वो मजदूरों को संगठित करना शुरू किया, नारा दिया दुनिया के मजदूरों एक हो। और फिर जहां तहां समाजवाद और मार्क्सवाद का प्रसार होना शुरू हुआ। तो पश्चिमी देशों को अब खतरा नजर आया। उन्हें लगा कि अगर अपने घर को नहीं संभालूंगा तो शायद काम अब खराब हो सकता है। तो इस डर से उन्होंने मताधिकार का विस्तार किया।
कुछ फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ वर्किंग क्लास की भूमिका रही, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य रूसी क्रांति हो गई, तो दुनिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हो गई। कार्ल मार्क्स को तो इन्होंने सफल नहीं होने दिया, मैंने सफल इस सेंस में कि वो मार्क्स कहीं या मार्क्स के जीवन काल में कहीं साम्यवादी सरकार नहीं बन सकी, और मार्क्स बहुत निराश होकर मरा था। लेकिन मार्क्स के पश्चात जब लेनिन उसका जो फॉलोअर था वह आया, तो उसने सोवियत रूस में एक सफल साम्यवादी सरकार को स्थापित कर दी। जब वहां उसकी सरकार स्थापित होती है तो इनके तो पैरे तेरे जमीन खिसक गए कि अब तो अगर हमें, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी समाप्त होने की बात है, अगर हम निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, विश्व क्रांति हो जाएगी, और उन्होंने कम्युनिज्म का नारा ही था पूरे वर्ल्ड में यही शासन होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का विस्तार किया, और तब इसी प्रकार से, जिसको आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हो, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार, वो पश्चिम में कम्युनिज्म के डर से आया था। तो खैर धीरे धीरे डेमोक्रेसी हुई। उनके डेमोक्रेसी की यात्रा कितनी लंबी थी उसका अनुमान में इसी से आप करिए कि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, वैसे भी आप, तो मैं तो कहता हूं कि स्वांतः सुखाए भी। कुछ लोगों को अगर दुनिया को समझना हो, जानना हो, तो विश्व इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हो, 1688 में हुई थी। और वहां पर महिलाओं को, मतलब एक तरह से प्रतिनिधात्मक सरकार धीरे धीरे डेवलप करती गई, पार्लियामेंट का डेवलपमेंट होता गया, और 1928 में जाकर महिलाओं को मताधिकार दिया। 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, और वहां महिलाओं को मताधिकार 1920 में मिला है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, और वहां पर महिलाओं को मताधिकार 1944 में मिला है। मतलब फ्रांस में कुल 5 रिपब्लिक बने। जब तक हमें आजादी मिली, तब तक, हमारी आजादी के समय तक फ्रांस में 4 रिपब्लिक आकर विफल हो चुके थे। एक के बाद दूसरे रिपब्लिक आते गए। पहले रिपब्लिक को नेपोलियन ने नेस्तनाबूद किया था, दूसरे रिपब्लिक को, दूसरे गणतंत्र को उसके भतीजा लुई नेपोलियन तृतीय ने, तीसरा गणतंत्र ध्वस्त हो गया था सेडान के युद्ध के बाद 1871 में, और 1870 में फिर तीसरा गणतंत्र स्थापित हुआ था। पहला गणतंत्र को नेपोलियन ने समाप्त किया, दूसरे गणतंत्र को लुई नेपोलियन ने, जो 1848 में स्थापित हुआ था, उसको लुई नेपोलियन ने, और लुई नेपोलियन की हार के बाद, सेडान के बाद दूसरा गणतंत्र ध्वस्त हुआ, तो तीसरा गणतंत्र स्थापित हुआ 1871 में। तो उस तीसरे गणतंत्र को हिटलर और जर्मनी के आक्रमण ने ध्वस्त कर दिया। तो चौथा गणतंत्र फ्रांस ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में, और फिर फ्रांस में 5वां रिपब्लिक 1958 में बना है, यानी हम लोगों के रिपब्लिक के बाद जो अभी चल रहा है, जो वहां पर चार्ल्स द गाल एक प्रेसिडेंट भी बने थे। उन्होंने उसमें काफी कुछ, वहां के बड़ा फायरी लीडर थे, उन्होंने उस दिशा में काम किया था। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता कि इस प्रकार से पश्चिम अपने एक्सपेरिमेंटेशन से जा रहा था। दूसरी बात है कि जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, जब बात स्वतंत्रता की आती है तो हम लोगों ने अभी 2 शब्द का प्रयोग किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। इनको भी थोड़ा स्पष्ट कर ले। देखिए, एक्चुअली ये सभी स्वतंत्रता की अवधारणा एक साथ नहीं आई है, अलग अलग समय में आई है। और मुझे लगता है कि जो भारत को समझना चाहता हो वह एक तरफ विश्व इतिहास में होने वाले परिवर्तनों पर नजर डाले, और उसके समानांतर भारतीय इतिहास में होने वाले परिवर्तनों पर भी नजर रखे। अगर दोनों इतिहास के परिवर्तनों पर आपकी नजर होगी तो आपके ना तो पॉलिटी में, ना इकोनॉमी में, ना कोई सोशियोलॉजी या सोशल इश्यूज में कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए, जब आप विश्व इतिहास के स्तर पर देख रहे हो तो वह काल है कि जब धीरे धीरे दुनिया डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म, मतलब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। तो मैंने पहले आपको बताया, जब अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई तो उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसे बड़े बढ़िया ढंग से उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी, यानी ब्रदरहुड, यानी बंधुत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी लगभग ये कहा गया था, लगभग। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो इन्होंने बहुत क्लियरली लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का नारा दिया। अब उनसे पूछिए कि अच्छा भाई, आपका लिबर्टी क्या है, पूछिए। वो कहेंगे लिबर्टी है जो मध्य वर्ग के हमारे लोग हैं इनको, मतलब उसी तरह की बात है, कोई बड़ी लाइन खड़ी है, उस लाइन में आप पीछे हैं, तो आप चाहते हैं कि थोड़ी लाइन में
गड़बड़ी आए और वो लाइन में थोड़ा उथल पुथल हो और मैं सबसे आगे चला जाऊं, और आगे जाने के बाद फिर वो लाइन पक्का हो जाए, इसके बाद पीछे से सब जो भी आए वो पीछे से आए। तो मध्य वर्ग कुछ उसी मूड में था कि हमें शक्ति मिल जाए लेकिन हमसे नीचे शक्ति ना जाए। डेमोक्रेसी शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। तो ये ना कहीं उनका ख्वाहिश यही था। तो यही अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सदी में जब फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, तो हर जगह सीमित मताधिकार रहा, लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो मैंने आपको बताया कि फिर सोवियत रसिया में परिवर्तन हुआ वगैरह वगैरह। तो जब कम्युनिज्म आया तो इन दोनों में वाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि ये कहते थे जो तथाकथित शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, नाम है इनका उदारवादी, लेकिन इनसे ज्यादा अनुदारवादी आपको कोई नहीं दिखेंगे। जैसे आप देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यक्ति का नाम होता है दानी, लेकिन उससे कृपण कोई नहीं होता है। तो ये उदारवाद एक ऐसा खोखला शब्द है, लिबरलिज्म, कि किन अर्थों में इसका प्रयोग हुआ, इसका कितना दुरुपयोग हुआ। तो इनका जो तथाकथित लिबरल डेमोक्रेसी है, इनके बीच और जो कम्युनिस्ट मॉडल है उनके बीच एक लंबा चौड़ा सवाल जवाब चला। वो सवाल जवाब यह था कि देखिए, यह है कि आप हमें यह बताइए कि सच्चा डेमोक्रेसी कौन है। तो जो पश्चिम के जो तथाकथित जो पश्चिमी देशों के जो प्रवक्ता थे वो कहते थे हमारा सच्चा डेमोक्रेसी है, देखो हमने व्यक्ति को आजादी दी है, उसको मौलिक अधिकार दिया है, उसे हम हर तरह के नागरिक अधिकार दिया है, उनके अधिकारों को मैंने संविधान के पन्नों में सुरक्षित किया है। तो वो साम्यवादी लोग कहते थे, जिसको आप मार्क्सवादी साम्यवादी एक ही बात है, समाजवादी जो कह लो, तो वह उधर से वह जवाब देते थे कि भाई तुम्हारा यह स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस काम की? वो तो बेचारा मजदूर है, वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। एक मजदूर मालिक को या मालिक के बराबर कैसे हो जाएगा? उसके तनख्वाह को रोक देगा, उसकी स्वतंत्रता चली जाएगी। उसका जो मताधिकार है, उसका मताधिकार, उसका प्रयोग वो कैसे कर पाएगा? उसको तो तुम खरीद लोगे, पैसे वाले खरीद लोगे। और यही कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी की एक खासियत भी थी। तो आप जब तक आर्थिक समानता नहीं लाओगे, और जब तक आर्थिक समानता नहीं लाओगे, सामाजिक समानता तो होगी ही नहीं। और जब आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं है तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वांग या नाटक बंद करो। ये कहना था समाजवादियों का या मार्क्सवादियों का। तो दोनों के बीच सवाल जवाब चला। तो होते होते इनको भी अपने आप में धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ा। इन्होंने आर्थिक विषमता को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ कुछ काम किया। जैसे मजदूरों के लिए वेलफेयर वर्क्स चलाया, जैसे इन्होंने महिलाओं को भी मताधिकार दिया, मजदूरों को भी मताधिकार दिया, महिलाओं के काम के घंटे कम किए, उनके तनख्वाह बढ़ाया, मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाई, और उनके जीवन में कुछ शिक्षा का प्रबंध किया, कुछ स्वास्थ्य के लिए काम किया, तो वगैरह वगैरह ये चीजें उन्होंने की। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि अब इनका जो मॉडल है, उस मॉडल में धीरे धीरे इन्होंने आर्थिक सामाजिक समानता के नाम पर कुछ कुछ उन्हीं को रियायत करनी शुरू कर दी। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बीच दुनिया में दो घटनाएं ऐसी हुई जिसने स्वतंत्रता के अर्थ को बदल दिया। एक तो 1917 में सोवियत रूस में एक साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, और सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार तो लेनिन तो खैर जो किया, नारा तो लेनिन का भी था, और लेनिन के बाद जो विशेषकर स्टालिन आया, उसने पूरी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन करना शुरू कर दिया, और राज्य के कठोर नियंत्रण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो साम्यवादी नहीं बचा पाए, बल्कि लेनिन और स्टालिन दोनों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाया, इंडिविजुअल फ्रीडम को। और स्टालिन ने तो इंडिविजुअल फ्रीडम को कुछ ज्यादा ही दबा दिया, लेकिन हाँ उन्होंने एक आर्थिक समानता के नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को स्टालिन ने समाप्त कर दिया। लेनिन तो नहीं कर पाया था, स्टालिन ने समाप्त कर दिया। जब यह बात हुई तो एक पूरी दुनिया में थोड़ी खलबली मची। अब भारत के नेता में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो युवा नेता थे, वो 1727 में 1917 में क्रांति हुई थी, और 1927 में ही उन्होंने सोवियत रूस का दौरा किया। और शुरू में मैं अभी उसका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि काम मेरा अभी इंडियन गणतंत्र का है, तो मैं सोवियत रूस में नहीं घुस सकता। लेकिन हाँ, हम अकेला इंडियन गणतंत्र का क्या मूल्यांकन करेंगे, अगर हम
तथ्यों को बाकी देशों से जोड़कर नहीं देखेंगे। तो जब 1927 में गए तो उन्होंने देखा कि भाई वहां पर जो आरंभ में जो आर्थिक सुधार किया गया, लोगों को मौलिक सुविधाएं दी गई, स्किल लेबर का विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हुआ, तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। तो जो सोवियत रूस में उन्होंने खुशहाली उनको नजर आई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मंत्र मुग्ध हो गए और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि हमें समाजवादी नीति की तरफ जाना है। और दूसरा हुआ 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, मैंने कभी चर्चा की होगी, क्योंकि विश्व आर्थिक मंदी के समय पूंजीवाद का लगा जैसे खात्मा हो गया, क्योंकि चारों तरफ बाजार वस्तुओं से भरा पड़ा था, खरीदार नहीं था। और जो क्लासिकल अर्थशास्त्र अभी तक दावा करता था कि बाजार का अपना स्वयं का अनुशासन होता है, वह अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। तो मतलब कुल मिलाकर यह बात तय हो चुकी थी कि नहीं, ये पूंजीवादी मॉडल में कमजोरियां हैं। और संयोग ऐसा हुआ कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से कटा भी हुआ था और स्टालिन ने उसी समय इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक आयोजना शुरू कर दी। तो आर्थिक जो योजना होती है वो आप लोगों को के युग आने से पहले ही 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो इकोनॉमिक यहाँ प्लानिंग कमीशन समाप्त हो गया। कभी इंडिया में भी हुआ करता था और बाकी देशों ने भी अपनाया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वाले में खैर आज की प्लानिंग तो बहुत अलग हो गई थी, लेकिन स्टालिन ने जो प्लानिंग की उस प्लानिंग का मतलब है कि राज्य ही तय करेगा डिमांड को, तो उसमें मंदी नहीं आ सकती है, क्योंकि राज्य ही सप्लाई दे रहा है, राज्य ही डिमांड दे रहा है। तो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच कैसे होगा, सोच सकते हैं आप। तो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था 100% सफल हो गई। पूरी दुनिया में समाजवाद की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यहां तक नारा दिया कि मैं मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र कुंजी है समाजवाद। तो मतलब यह है कि अब यह तय हो गया कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है, जो अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर हमारे भारतीय नेता शुरू से इसका डिमांड कर रहे थे। लेकिन यह भी तय था कि यह राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के अर्थ का हमें विस्तार करना पड़ेगा, उसे आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पेच था। पेच यह है कि आप अगर आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता उस तरह का आप चाहते हैं जिस तरह सोवियत रूस में है, तो क्या आपको मंजूर है? तो नहीं। हमारे भारतीय नेता को कहीं ना कहीं पश्चिमी स्वतंत्रता की हवा लगी हुई थी, क्योंकि वैसे भी जो फ्रीडम है, अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने पसंद और नापसंद तय करने की स्वतंत्रता, अपने मन मुताबिक जीवन जीने की स्वतंत्रता, बशर्ते दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना हो, अपने भविष्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपनी जीविका को चुनने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता एक व्यक्ति के विकास, एक व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना गया। ये स्वतंत्रता एक ऐसी चीज मानी गई जो पशु से मानव को अलग करती है, और इसको अगर हम निकाल देते हैं तो दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। तो हमारे जो बुद्धिजीवी थे उनको सोवियत रूस वाली आर्थिक सामाजिक समानता नहीं चाहिए थी। उनको वैसी आर्थिक सामाजिक समानता चाहिए थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में हो, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहा हो, बल्कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ा रहा हो, ऐसा चाहिए था। ये रहा आपका बैकग्राउंड। अब दूसरा बैकग्राउंड यह बनता है कि हमारे यहां राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट। हमारा नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। आज भी मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इंडिया के पास, अब हम भारतीय संस्कृति से इस बात को लेते हैं, इंडियन कल्चर से ही लेते हैं, तो इंडियन कल्चर बड़ा ही थ्राइविंग, बड़ा ही वाइब्रेंट कल्चर रहा है शुरू से। एंशिएंट टाइम से आप देखोगे एक पर एक बुद्धिजीवी, एक पर एक दार्शनिक विचारक भारत में पैदा हुए। और राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान भी मेरा यह दावा है कि कोई भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज में इतने सारे बुद्धिजीवी और इतने सारे अध्ययनशील व्यक्तित्व जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई हो, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे कंट्री में है। मैं तो पूरे विश्व के ऊपर नजर डाल रहा हूं, आप भी जब आगे पढ़ेंगे कभी तो डाल लेना, कि इतने बुद्धिजीवी, किसी बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं जो नेता, जो लीडर्स थे, और एक पर एक लीडर्स, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि कई बार उनके बौद्धिक ज्ञान से अभिभूत हो जाता हूं। जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनकी राजनीतिक पद्धति
से मैं भले ही बहुत संतुष्ट नहीं हूं, उनके व्यक्तिगत विचारधारा से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जब मैं उनका गीता रहस्य पढ़ा था ग्रेजुएशन में ही पढ़ा था, मतलब अब क्या समय बताऊं, अब तो टाइम भी भूल चुका हूं, क्योंकि मैंने लॉन्ग बैक यू कैन से 1986-87 की बात कर रहा हूं। तो मैं अभिभूत हो गया था पढ़कर कि कितने ज्ञानी पुरुष हुए हैं। और ये केवल एक नहीं, नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, उनका ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन में ही, और उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा बाद में, जब सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। तो जब ये कोई आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए बुक रीडिंग ये लग्जरी है, अभी आप अपने कोर्स की चीज को ही पढ़िए, लेकिन हाँ, ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो आपको छौंका लग रहा है तो उसका जरूर आप आनंद उठाइए, ताकि आप एक सोचने वाले प्राणी बन सके, और जो चीजें आपके सामने उपलब्ध हैं उन्हीं उपलब्ध चीजों के आधार पर आप अपना विचार विकसित कर सके। आपको देखो, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सार्थक ढंग से पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने के साथ साथ सोचने की जरूरत है। तो जब वे बड़े बड़े स्कॉलर्स और लीडर्स थे, दुनिया में संविधानवाद का पूरा ज्ञान था, दादा भाई नौरोजी से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक जब फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स आए, ये सब वेल क्वालिफाइड थे, पाश्चात्य शिक्षा के एक पर एक सधे हुए लॉयर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो आईसीएस भी क्वालिफाई किया हुआ था। फिर सेकेंड जनरेशन में बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये सब लीडर्स थे, दे वर द वेल क्वालिफाइड लीडर्स और बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। उसके आगे का जनरेशन फिर आया, तो वो भी लीडर्स आप जानते हो कि जो उग्रवादी के बाद फिर गांधी आए, और गांधी के युग में जब आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी स्वयं इतने बड़े स्कॉलर, और उसके बाद आते हुए ये सभी उस पूरी धारा में शामिल होते गए। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की दो विशेषताएं थी। एक था कि बहुत सारे बुद्धिजीवी उसमें सक्रिय थे, जिन्हें विश्व के संविधानों की गहरी समझ थी, नंबर वन। और राजा राम मोहन राय के समय से ही विश्व राजनीति पर उनकी नजर थी। राजा राम मोहन राय ने उस समय फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोपीय कांग्रेस जो हुआ था यूरोप में, ट्रोपो या किसी स्थान पर, शायद ट्रोपो में जहां तक मुझे याद है, तो उसका उन्होंने स्वागत किया था। सो वेल इन्फॉर्म थे। आपको आश्चर्य होगा कि और तो और छोड़िए, ज्योतिबा फूले जो एक दक्षिण भारत के जो एक बड़ा ही वाइब्रेंट विचारों का वाला लीडर थे, उन्होंने तो उस समय अमेरिकी गृहयुद्ध में के बाद जो दास मुक्ति हुई थी उसका स्वागत किया था। तो ये लीडर्स थे, और इन लीडर्स में राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य में विचारों में मतभेद था, लेकिन जो इनकी राजनीतिक प्रणाली थी उसमें बहुत ज्यादा मतभेद नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं संवैधानिकता को पूरी तरह ये नहीं छोड़ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जैसे अब क्रांतिकारी थे तो अपने राह जा रहे थे, उनका भी अपना योगदान है। ये लीडर्स थे, संवैधानिकता का रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, थोड़ा कोई ज्यादा उग्र थे, कोई ज्यादा कोई उदार थे, यही प्रक्रिया चल रही थी। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है, और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक फ्रेज गढ़ा है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य दो बातें हुई, एक संवैधानिक नैतिकता आई, और दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग तो उठ रही थी, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो अपने वल्नरेबल पॉइंट्स को भी समझ रहे थे। वल्नरेबल पॉइंट समझ रहे थे कि देखो, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की है, फिर इसमें और भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, फिर हिंदू समुदाय भी कई तरह के फॉल्ट लाइन्स उसमें है, उसमें कहने के लिए उत्तर और दक्षिण के हिंदू भी एक हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति में, उनकी संस्कृति में अंतर है, संस्कृति में भिन्नता भी है। उसी प्रकार से एक हिंदू धर्म में उसमें अलग अलग जाति के लोग हैं, कुछ सवर्ण हैं, कुछ निम्न जाति के हैं। यही हिंदू धर्म के अंतर्गत कुछ कुछ को अछूत की श्रेणी में रखा गया है, और जो उन्होंने बहुत जहालत और दुख झेला है, ये तथाकथित जो ये सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हिंदू सामाजिक व्यवस्था कहते हो, उसमें महिलाओं की बड़ी हीन अवस्था रही है, और महिलाओं के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुआ है। ये सारी बातें उनके दिमाग में थी,
तो वो इस बात को जान रहे थे कि जी हम आज़ादी हमें मिल रही है और हमें मिलेगी, आज न कल मिलेगी, लेकिन इससे पहले हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस ने जब आधुनिक राजनीति की शुरुआत की तो उदारवादी नेताओं का दोबारा अल्पकाल रहा, फिर उग्रवादी भी आए। विशेषकर 1920 के दशक से कांग्रेस की सक्रियता बढ़ने लगी और 1920 के दशक से यह बात स्पष्ट होने लगा कि केवल हमें राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अकेला यह कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कांग्रेस शब्द आज इतना बाइवर्ड हो गया है और हमारे कुछ जो व्यूअर्स और पाठक हैं उनसे मैं केवल यही दरख्वास्त करूंगा कि दोनों पक्षों को सुनिए। आप निर्णय जो भी चाहे लीजिए, लेकिन दोनों पक्षों को सुनिए। यू शुड नॉट बी वन साइडेड इन योर व्यू, क्योंकि उससे क्या होगा कि इस देश का, समाज का अफकार होगा और जिस परीक्षा में आप बैठेंगे उस परीक्षा में भी जो परीक्षक है उसको भी शायद वो अच्छा ना लगे, वन साइडेड व्यू। तो इसलिए मेरे विचार से दोनों पक्षों को सुनने का प्रयत्न करें। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि उसमें और भी, जैसे कांग्रेस, यहां मैं कहता हूं तो पार्टी, यहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, या शशि थरूर की पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस एज ए मूवमेंट की बात कर रहा। कांग्रेस एक मूवमेंट था जिसमें आज जितनी भी पार्टियां निकली है उनमें से बहुतों, अधिकांश की जड़ कांग्रेस के अंदर ही है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अलावा उसमें बहुत सारे किसान संगठन बन रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा बना, उस समय आप देखेंगे मजदूरों का संगठन बन रहा था, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी बना, गिरनी कामगार यूनियन सक्रिय था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आया अस्तित्व में 1925 से, कानपुर में वो काफी एक्टिव हुआ। कांग्रेस के अंदर ही एक घरा सोशलिस्ट पार्टी का बना, उधर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लिया। तो ये बहुत सारे पार्टीज थे और उन सभी का रुझान इतना लग रहा था भारत में कि भाई ये वेस्टर्न मॉडल वाला जो केवल पॉलिटिकल फ्रीडम वाला मॉडल है ना, वह नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ देखो हमारा सोसाइटी थोड़ा अलग था। जैसे गौर करके एक बात देखो, हमारा संविधान हमारी संस्कृति से, हमारी जीवन पद्धति से पृथक नहीं है। हमारे संविधान को उसके साथ समग्रता से देखना चाहिए। जैसे एक औसत इंसान को मैं देखता हूं, इंडियन को मैं अपना महसूस करता हूं, ये आने वाली, जैसे अभी के जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा और है, और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से ये ग्लोबल वर्ल्ड का कुछ रहन सहन खान पान का असर ज्यादा हुआ है। लेकिन एक औसत भारतीय, जो औसत एशियन है, वह यूरोपियन की तरह उसको उतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं चाहिए। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हम लोग उतने आदी नहीं थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या था कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो भारतीय, चूंकि पश्चिम में व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतना मजबूत आने की वजह क्या है मैं बताता हूं। जैसे वहां पर हुआ कि वहां पर जो मुख्य लड़ाई हुई वह मध्य वर्ग, जो बुर्जोजी क्लास था, वो बुर्जोजी क्लास ने मुख्य लड़ाई लड़ी। बुर्जोजी बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग को, कार्ल मार्क्स ने कहा है पूंजीपति वर्ग के लिए। तो वह जो लड़ाई लड़ी वो राज्य से लड़ी और दूसरी तरफ धर्म से भी लड़ा, क्योंकि उनको दो चीज प्रोजिक्यूट करता था, एक रोमन कैथोलिक चर्च करता था, एक मोनार्क करता था। तो उनके लिए वो व्यक्तिगत फ्रीडम, उनसे लड़कर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन्होंने हासिल की और उनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन जो निम्न तबके के लोग थे यूरोप में, जो सामंतवाद के अंदर कूट पीस रहे थे या वर्कर्स थे, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए रोटी थी, उनके लिए एक जीवन स्तर था, उनके लिए एक इकोनॉमिक जस्टिस था और विशेषाधिकार, यानी सोशल जस्टिस था कि विशेषाधिकारों को समाप्त करिए। तो खैर ये काम तो कर दिया मध्य वर्ग ने कि विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखे और उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही और फंडामेंटल राइट्स पर बल दिया जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और उसको जीरो टॉलरेंस है, स्टेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा वो नहीं चलेगा। ये पद्धति हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ एक अथॉरिटी नहीं थी। हमारे यहां, जैसा कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यहां पर लेयर्ड सॉवरेंटी थी या लेयर्ड स्ट्रक्चर था। एक तरफ राज्य था, शोषक बना था, दूसरी तरफ बहुत सारे धार्मिक संगठन थे, उनका हस्तक्षेप था, जाति व्यवस्था थी, कम्युनिटी थी, समुदाय थी। आज एक बात बताते हैं, जैसे आप हरियाणा में ही कहते हो, चाहे यहां कहते हो खाप पंचायत, इसको किसने ऑथराइज किया, किसने लेजिटिमाइज किया?
लेकिन अगर एक खाप पंचायत से पूछा जाए, उस पंचायत के एक व्यक्ति जो हुक्का लेकर बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो उनके मन में कहीं भी यह भाव नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पंचायत को पावर है। यहाँ पर जाति पंचायत चलता था, धोबी नाई बंद होता था, कम्युनिटी राज्य को पता भी नहीं चलता था और कम्युनिटी सजा दे देती थी, समुदाय सजा दे देती थी। तो यहां पर तो पावर्स के बहुत सारे निकाय थे। अगर हम पश्चिम की तरह उनको यहां लाने का प्रयास करते और उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते, केवल इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरी बात है यहां जाति शोषण भी था, धार्मिक शोषण भी था, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन था। तो अब इसके लिए यह बात तय हुई कि हमारे यहां इंडिविजुअल फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम का उतना महत्व नहीं है। तो अब बात यह उठी कि भाई अगर इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस पर बहुत अगर बल दोगे तो थोड़ा इंडिविजुअल फ्रीडम डाइल्यूट होगा। ये बड़ा संतुलन वाली बात है, क्योंकि अगर आप आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हो तो थोड़ा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें टैलेंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो तुम चाहोगे हम ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बने, तो राज्य थोड़ा तुम पर टैक्स लगाकर तुमसे थोड़ा प्रॉपर्टी छीन लेगा और उस प्रॉपर्टी को निर्धन पर खर्च करेगा, तो उसे आर्थिक जस्टिस तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खंडित होगी थोड़ा सा उस पर। तो अब यह तय करना स्टेट को है कि भाई कितना हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। एक रास्ता साम्यवाद ने दिया कि जाने दो, भूलो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता स्थापित कर दो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना तो फिर एक ऑटोक्रेटिक व्यवस्था हो जाएगी, निरंकुश व्यवस्था हो जाएगी, हमारे एक व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो यह भी तय हो गया कि नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हमें चाहिए। अब आप लोग बैकग्राउंड समझ गए होंगे। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, तो ये तीन बातें मैंने बैकग्राउंड में आपको बता दी। अब हमारे सामने ये डेमोक्रेसी और नेशन बिल्डिंग, यानी प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद, इसमें चैलेंजेस क्या थे? तो चलिए, पहला चैलेंजेस तो यूनिटी यानी एकता। और एकता में कौन सा? तो प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आप समझते हो, जो हमारे देसी रियासत थे वो स्वतंत्र होने की बात सोच रहे थे, तो चलो देसी रियासत को पहले अपने एम्बिट में लेना है, यह तो एक थी। दूसरा क्या था कि हमारे यहां एक चैलेंज था जिसे तुम कहते हो डाइवर्सिटीज। तो भाषाई एवं सांस्कृतिक भिन्नता। कुछ एक इंग्लिश में लिखा, इसको भी इंग्लिश में लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे एक इंग्लिश एक हिंदी। यहां पर टर्म है कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। कल्चरल डाइवर्सिटीज, एक चैलेंज था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ये जाति के संदर्भ में भी होना था और महिलाओं के संदर्भ में भी होना था, और लेकिन सबकी जड़ में था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक आप सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हो, जब तक कि आपकी इकोनॉमी पे करने की कैपेसिटी में नहीं रहेगी। तो मेरे विचार से इस बात को आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी का भी मजबूत होना आवश्यक था। अब इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? तो अब वन बाय वन इस चैलेंज को फेस करना था। सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब अब भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला स्वतंत्र देश था, राष्ट्र बनने की दिशा में चला, तो बहुत पहले एक ब्रिटिश भविष्यवाणी कर चुके थे, उनका नाम था जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची ने कहा कि अरे भारत तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता,
इसमें तो इतनी जाति, क्षेत्रीय और नस्लीय विभिन्नता है, इतनी तथाकथित भाषाई विविधता है कि राष्ट्र बनने का तो सवाल ही नहीं है। जॉन स्ट्रेची को अपने बातों पर इतना विश्वास था कि जब वहां से लौट कर गए, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जब लौट कर गए तो उन्होंने कैम्ब्रिज में एक स्पीच दिया और वहां पर 1890 में एक बुक निकली है इंडिया के नाम से, और जिस पर उन्हें इंडिया के बारे में एक बड़ा ही भयानक चित्र खींचा कि इंडिया तो यूरोप की तरह है, इसमें बहुत भाषा भाषी बहुत सारे राष्ट्र उसके अंदर हैं, जैसे स्कॉटलैंड में, और वहां पर एक तुलना की एक और देश से कि स्पेन में जितना फर्क है उसे इंडिया में, बंगाल में और मराठियों में ज्यादा फर्क है। तो इस प्रकार की बातें कह के उन्होंने एक तरह से डिस्करेज किया, पश्चिमी विश्व को खबर की कि भाई भारत राष्ट्र बन नहीं सकता। इधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी कुछ यही बातें कही, कहा कि भाई इंडिया राष्ट्र, अगर इंडिया स्वतंत्र भी हो जाएगा तो अपने आप को बचाएगा कैसे, उसे बचाने के लिए जर्मन सेना और ब्रिटिश नौकरशाही की जरूरत पड़ेगी। रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश पोएट हैं, लेकिन बहुत बड़े साम्राज्यवादी है अपने सोच में। फाइट्समैन बर्डन की थियरी उन्होंने ही दी है, आपको पता होगा। तो रुडयार्ड किपलिंग ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अच्छा, आर यू गोइंग टू गिव द सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया? कहा कि नो 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 नो, इंडिया इज ए 4000 years old civilization. It could never learn a new thing. It is better to let India move on its old path. And so far as the question of law and order is concerned, India simply wants law and order, which we are providing it. So there is no question of self-government. तो अब यह सोच है कि नहीं नहीं, भारत 4000 वर्ष पुराना एक सभ्यता है, वो कुछ नया नहीं सीख सकता, उसे राष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है, उसे हम लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और हम लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह का दकियानुसी बातें जब ब्रिटिश कर रहे थे तो इस चैलेंज को हमें स्वीकार करना था। अब हमारे संविधान निर्माता जो संविधान सभा में बैठे, तो हमारा जो गणतंत्र बना उसका क्रेडिट आपको देना होगा, दो कारणों से। क्योंकि हम एक लेक्चर हमने दिया है आप लोगों को, मैं अलग से, चूंकि उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, चूंकि हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो हम सिर्फ आपको इशारा करते हैं एक लेक्चर की तरफ जो मेरे ही YouTube पर मिलेगा आपको। वो लेक्चर है कि भारत के लिए स्वतंत्रता से भी बड़ी चुनौती थी राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण से हमारा आशय यह है कि देखिए, जिसको आप राष्ट्र कहते हो वो पश्चिमी यूरोप में था। मैंने कई बार आपको पीछे बताया है कि यूरोप में जैसे हरियाणा स्वागत करता है, उत्तर प्रदेश स्वागत करता है, उसी प्रकार से जब हाईवे से जा रहे होगे तो वहां पर देखोगे एक देश बेल्जियम से जाओगे, उधर फ्रांस से निकलोगे तो इतनी तेजी से एक से दूसरा राष्ट्र आपको क्रॉस होगा। जैसे ऑस्ट्रिया से निकले, स्विट्जरलैंड की तरफ गए, तो मतलब एक बहुत प्रॉक्सिमिटी लगेगी आपको इंडियन मॉडर्न स्टेट्स की तरह। भारत एक विशालकाय था। कहोगे चाइना, तो चाइना तो डेमोक्रेसी की तरफ जा भी नहीं रहा था, चाइना तो अपना अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो चाइना की, और वो भी चाइना इतना डाइवर्सिफाइड कल्चरली नहीं है जितना इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे लिए तो ये चुनौती थी, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में एक छोटा छोटा राष्ट्र था, उसने प्रयोग किया, वहां सांस्कृतिक विविधता कम थी, वहां क्षेत्रीय विविधता कम थी। और वही राष्ट्र जब पूर्वी यूरोप में आया था तो उसको बाल्कनाइजेशन हुआ। आपने बाल्कन क्षेत्र का नाम सुना है, अभी भी आप न्यूज में सुनते होंगे, बोस्निया संकट, वो पूर्वी यूरोप का ही है। ये राष्ट्रवाद की विफलता है, पूर्वी यूरोप में कहां सफल हो सका। और फिर हम चले थे राष्ट्र बनाने, पूरी दुनिया की नजर थी कि हम कैसे अपने आप को राष्ट्र बनाते हैं। अब आप आओ संविधान सभा में, जिस संविधान सभा का गठन हुआ, वो संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हम अपने आप को नेशन कैसे बनाएं, हम अपने आप को राष्ट्र कैसे बनाएं। और वो राष्ट्र बनाने के लिए उसने बहुत पापर बेले संविधान सभा ने। वो संविधान सभा दुनिया में भी एक विलक्षण संविधान सभा थी। क्योंकि मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा, केवल यही नहीं, दुनिया में और भी कई ऐसे कॉलोनियल कंट्री है, दुनिया में ऐसे कई कॉलोनीज थे जो स्वतंत्र हुए भारत के बाद ही, जो ब्रिटिश के ही कॉलोनी रहे। जैसे मलाया के बाद आप देखेंगे जैसे घाना, वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो इस प्रकार के जो कॉलोनी स्वतंत्र हुए, उन सभी कॉलोनीज में संविधान निर्माण में शायद तृतीय विश्व के देश में किसी को इतनी सफलता मिली, इतनी स्वतंत्रता मिली जितनी भारत को।
ये ठीक है कि हमारे संविधान सभा जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनी थी। उसमें एक लूपहोल और भी है कि वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, वह प्रांतों से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुना गया था। कहीं ना कहीं प्रांतों से अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुना गया था, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। इसके अलावा उसकी और भी कह सकते हो कि उसमें कांग्रेस की ही बढ़त थी, 84% सीटें तो कांग्रेस ने ली हुई थी। तो एक लेकिन कांग्रेस उसमें मूवमेंट था, कोई पार्टी नहीं थी। ये सब उसकी सीमाएं थीं, ये जरूर है। लेकिन पहली बात कि भले ही एक विदेशी सरकार ने उस संविधान सभा के चयन में भूमिका निभाई, लेकिन जिस समय भारत को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत संविधान सभा स्वतंत्र हो गया। और फिर इस संविधान सभा में ब्रिटेन का कोई निर्देशन नहीं रहा, जबकि बाकी देशों में, चाहे वो श्रीलंका का हो, मलाया हो, स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटेन का निर्देशन संविधान सभा में रहा। कई बार तो ब्रिटिश ने ऐसा, या तो अपना, ब्रिटिश ही नहीं, जहां फ्रेंच थे वहां फ्रेंच या बाकी देशों ने अपने जो कॉलोनियल पावर होते थे, अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करते थे अपने कॉलोनी में कि देखो ये संविधान बना रहे हैं, ये कैसा बना रहे हैं। और कई बार तो उनसे अप्रूवल भी लेना होता था। हमने स्वतंत्र रूप में संविधान बनाया, उसमें ब्रिटेन का कोई अख्तियार नहीं रहा, ये हमारा स्वतंत्र था। दूसरी बात यह है कि तृतीय विश्व क्या, प्रथम विश्व में भी कोई भी ऐसा संविधान नहीं बना होगा, कोई ऐसी संविधान सभा नहीं होगी जिसमें इतना खुला कार्यक्रम हुआ हो। आज भी आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का 11 वॉल्यूम में पुस्तकें कैद है और पूरी कार्यवाही कैद है। एक एक बहस का जिक्र आपको मिल जाएगा संविधान सभा में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स पर हुआ हो, या महिलाओं के राइट्स पर हुआ हो, या माइनॉरिटी राइट्स पर हुआ हो। आज अगर संविधान सभा में कोई खोजना चाहे तो एक एक बहस मिल जाएगी, एक एक नेताओं का बयान मिल जाएगा आपको जो वहां दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इतनी ही नहीं, संविधान सभा ने ओपन पब्लिक से एडवाइस मांगा कि अच्छा ये दीजिए कि आप में से कोई अपना विचार देना चाहे, और विचारों की बाढ़ आ गई। हाउसवाइफ से लेकर बुद्धिजीवी तक, धार्मिक गुरु से लेकर शिक्षक तक, सभी ने अपने सुझाव भेजने शुरू किए और संविधान सभा ने कम से कम उनको संज्ञान में लिया, भले ही संविधान सभा का अपना निर्णय अपने विवेक से हुआ। और यही कोशिश की थी इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया का जो पहला संविधान को हटाकर उसने पहले संविधान का दूसरे संविधान को बनाना चाहा था, तो उसने एक संविधान सभा बनाई थी। इंडोनेशिया के बारे में जानते हो, डच कॉलोनी था। तो दूसरे संविधान सभा का जब उसने गठन किया तो वहां पर नौबत यह आई कि इतनी ज्यादा, जब उसने ओपन किया बहस, तो इतना ज्यादा मतभेद संविधान सभा में हुआ और ऐसा अगली सीन हो गया कि फिर वहां का जो प्रेसिडेंट था उस संविधान सभा को डिसमिस करके और फिर पुराने संविधान को लागू कर दिया। तो यह तो आपको मानना पड़ेगा कि यह चीज है। दूसरी बात है कि हमारे संविधान पर सहमति थी, संविधान सभा में सहमति थी, विभिन्न पार्टी थे और उनके बीच विचारों में खूब घमासान विचारों का मतभेद हुआ। लेकिन जो निर्णय लिया गया, जैसे देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में निर्णय नहीं हुआ तो भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया गया, दबाया नहीं गया कि चलो हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व अभी लागू करने की स्थिति में नहीं है, तो भावी पीढ़ी देख लेगी कि इसका क्या होना है। उसी प्रकार से आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति नहीं बनी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्यूचर जनरेशन पर दे दिया गया कि आने वाली पीढ़ी निर्णय लेगी कि इसका क्या होना है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो यह इसका अचीवमेंट है। आप देख रहे हो संविधान सभा का, जो संविधान सभा ने किया। और फिर जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, एक हनुमंतैया एक मेंबर है, उनको इस बात का असंतोष भी हुआ कि भाई इसमें पश्चिमी तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि हमारा भारतीय संविधान हमारे अपनी देशी परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए था। तो उसके जवाब में यह कहा जा सकता है, उन्होंने कहा कि हम कहाँ सुनना चाहते थे वीणा का धुन और कहाँ हमें म्यूजिक, पश्चिमी म्यूजिक का धुन सुनना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह का कमेंट था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको यह चीज नहीं दिखेगी। इसलिए क्योंकि हमने पश्चिम से बहुत सारी पश्चिम से बातें ली। 1935 का संविधान भी हमारे सामने नजीर था, लेकिन हमने उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाला। एक तो उनके जो सब्जेक्ट पीपल थे उनको एक ही स्ट्राइक ऑफ पेन में उसको सिटीजन में बदल दिया।
नंबर वन। नंबर टू कि हमने लिबर्टी, अब देखिए लिबर्टी, अब फेडरलिज्म कहीं कॉन्सेप्ट आप यूएसए से लिया, लेकिन अपना भी तो कुछ हमारा अपना उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी परिस्थितियों के अनुकूल। उसी प्रकार से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति का नारा हो सकता है, लेकिन जितनी शिद्दत से इसको फ्रांसीसी लोगों ने लागू नहीं किया, अमेरिकी लोगों ने लागू नहीं किया, उतना उससे बेहतर ढंग से हमने हमने उसको परिभाषित किया। अब लागू कितना कर पाए ये तो आपके मूल्यांकन का 7 दशक बीत गए, अब कितना लागू कर पाए बात तो जरूर है, लेकिन हमने जो वह पवित्र दस्तावेज बनाया है उसको जो अपने ढंग से परिभाषित किया है, वह ना तो अमेरिकी लोग ना फ्रेंच लोग उसको उस तरीके से सोच पाए थे। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, क्योंकि आप जानते हो कि हिस्ट्री ही नहीं, क्योंकि सारे विषयों का तो आपस में परस्पर संबंध होता है, तो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, मैं समय समय पर उस पर मैंने सोचा है कि थोड़ा सा बच्चों का भी ज्ञान वर्धन हो, थोड़ा खासकर निबंध में जितना बड़ा दायरा आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों का ज्ञान वर्धन होना बेहतर है। तो इसलिए मैं समय समय पर कुछ एक पार्ट में बनाकर बुक रिव्यू भी लाता रहूँगा, कभी पॉलिटी गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी गवर्नेंस पर, कभी इकोनॉमी वाले इश्यूज के ऊपर जो बुक्स निकली है, और वो बुक्स में जो कुछ अगर नया पर्सपेक्टिव है तो मेरे विचार से बच्चों को जानना चाहिए, अगर कहीं निबंध लिखने में कहीं पर भी काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये गौतम भाटिया का अभी नहीं आई, ये बुक तो 2019 की ही है, तो लेकिन वो अभी उसका रेफरेंस आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बहुत अच्छी बुक है, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजमेंट है और 9 जजमेंट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि उनका ऋण आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल एक लोग पॉलिटिकल मिलियंस के लिए देखते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना बड़ा काम किया है वो एक सामान्य भारतीयों को जानना चाहिए। जैसे 3 टर्म आता है, उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी ऑफ द राइट्स इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब ये तीनों शब्द को अगर आप परिभाषित करोगे तो ये आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों से अलग हो जाएगा। जैसे देखिए स्वतंत्रता एक डिसेंट लाइफ के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता मानव सभ्यता की सफलता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता मानव को मानव कहे जाने के लिए आवश्यक है। लिबर्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता दुनिया में, वो चाहिए होगा। तो लेकिन यहां पर जो परिभाषित हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चूंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ और 25 नवंबर को उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ है, वो ऐतिहासिक भाषण स्मरणीय होना चाहिए लोगों को। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यही 3 शब्द में हमारे संविधान का मूल तत्व छिपा हुआ है। जैसे लिबर्टी हमारे एक डिसेंट लाइफ के लिए चाहिए प्रत्येक को, लेकिन वो तीनों शब्द एक है, अकेला हम किसी को नहीं परिभाषित कर सकते। लिबर्टी चाहिए, लेकिन लिबर्टी के इक्वलिटी के बिना लिबर्टी नहीं चलेगी। इक्वलिटी के बिना लिबर्टी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि फिर तो लिबर्टी कुछ ही लोगों के लिए हो जाएगी। अगर आप इक्वल वातावरण नहीं प्रदान करोगे, सबों को इक्वल परिस्थितियां नहीं दोगे, अगर उनका इक्वल सिचुएशन नहीं दोगे, तो कुछ लोग उस स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। So equality is the linchpin of liberty। लेकिन हाँ, लिबर्टी के बिना भी इक्वलिटी नहीं चलेगी। हमें कम्युनिस्ट कंट्री की तरह नहीं जाना कि जो लिबर्टी को दबा देते। अगर हम इक्वलिटी की बात करें और लिबर्टी को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? एक निरंकुश सत्ता आ जाएगी, हमारी संवैधानिक सरकार नहीं बन सकती। निरंकुश सत्ता को रोकने के लिए लिबर्टी भी आवश्यक है। इक्वलिटी के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक तानाशाह खड़ा हो जाए, जैसा सोवियत रूस में स्टालिन खड़ा हुआ था। और तीसरा है फ्रेटर्निटी। तो उनका कहना था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि अगर फ्रेटर्निटी नहीं हो तो जो लिबर्टी और इक्वलिटी है वह किताब के पन्नों में रह जाएगा, और उसे लागू कराने के लिए हमेशा एक कांस्टेबल को खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आप
जो राइट समाज को स्वीकृत नहीं हो, जो राइट हमारे समाज के संस्कार में नहीं बना हुआ है या बसा हुआ है, तो वैसे राइट को आप कैसे लागू करोगे? उसके लिए तो आपको हमेशा कोई कोर्सिव मशीनरी चाहिए होगा। तो बंधुत्व से उनका आशय यह है कि देखिए, जो हमारा यहाँ पर लेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्रता है उसका शत्रु केवल राज्य ही नहीं, राज्य है, धार्मिक निकाय है, जाति निकाय है, समुदाय है। तो हमारे यहाँ जो व्यक्ति का उत्पीड़न केवल राज्य से नहीं होता है, इन सभी से भी होता है। और अगर हम किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे देते हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी ही उसको बाइकआउट कर देती है, मतलब जैसे यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किसी का हो जाता है, तो उसके बाद चाहे राज्य ने उसको जो भी स्वतंत्रता दी है, जो भी समानता दी है, उसका उपभोग कैसे कर पाएगा? तो पहले बिरादरी का भाव आना चाहिए कि हम एक हैं। जब समुदाय के तौर पर जब यह बिरादरी का भाव लोगों में आएगा, तब स्वतंत्रता और समानता का वास्तविक मीनिंग निकल पाएगा। और इसमें तभी संभव है कि जो इस तरह के निकाय हैं वो अपने सारे मेंबर्स के साथ समान व्यवहार करें, उनको ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको जीने की बेहतर परिस्थितियां दे, तभी स्वतंत्रता और समानता का मतलब हो सकता है। मतलब उन्होंने फ्रैटर्निटी को इतना महत्वपूर्ण माना है स्वतंत्रता और समानता के लिए कि बताया जाता है कि जो उन्होंने दृष्टांत भी दिया है गौतम भाटिया ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पट्टापी सितारमैया के नेतृत्व में 4 मेंबर्स थे। तो उन 7 मेंबर्स, तो 7 मेंबर्स ने एक प्रपोजल दिया था। जैसे अभी आप अगर प्रियम्बल में देखोगे, संविधान के प्रियम्बल में ही आपका पूरा संविधान का मीनिंग निकल जाता है। क्योंकि हम लोगों के साथ होता यह है कि संविधान के जो स्टूडेंट्स हैं वो संविधान के प्रावधानों और केस स्टडी से उनकी फुर्सत नहीं हो पाती है। जैसे एक सामान्य लोगों में एक संवैधानिक साक्षरता होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। माने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक लिटरेसी, ये एक औसत जो भी शिक्षित लोग हैं उनमें होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वो हो नहीं पाता है, बचपन से ही नहीं हो पाता है। बचपन से अपनी अपनी मेमोरी में आप याद करिए कि स्कूल में हम लोग जाते थे तो बहुत खुश होते थे, नारेबाजी करते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। हम याद है कि जब टीचर आगे आगे जो होते थे, हम लोग सुबह में प्रभात फेरी कर रहे होते थे और फिर आके झंडा तोलन होता था। लेकिन उससे पहले प्रभात फेरी चल रहा होता है, वो लोग नारेबाजी करते थे, हम लोग उनको फॉलो करते थे। और उसमें हमारी कोशिश होती थी कि जितनी जोर से हमें आवाज़ निकल सके ताकि हम बाकी साथियों पर से हमारी आवाज़ ज़्यादा वजनदार निकले और हमारे शिक्षक देखे और एप्रिसिएट करें। शिक्षक भी कहानी बताते थे, गांधी जी की कहानी बताते थे, नेहरू जी की कहानी बताते थे कि हमारी आज़ादी के लिए हमारे नेताओं ने इतना महान बलिदान किया। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आज़ादी हमें चाहिए क्यों। तो इस कारण से संवैधानिक साक्षरता आने में बहुत देर हुआ। आज़ादी क्यों चाहिए, समानता क्यों चाहिए? अपने ही क्लास में ही बच्चों का एक बच्चा दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसके मन में कोई मलाल नहीं हो रहा है कि हम उसके कोई अधिकार का हनन कर रहे हैं। यह हमारे विचार से परिवार से, स्कूल से सिखाया जाना चाहिए, जो नहीं होता है। तो जो लिबर्टी है वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी, इंडिया में फ्रैटर्निटी भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी नहीं अपने समानता का भाव अगर अपने मेंबर्स के साथ लाएगी, तब तक स्टेट के द्वारा दिया हुआ राइट सार्थक नहीं हो पाएगा। लिबर्टी और इक्वलिटी फ्रैटर्निटी के लिए चाहिए। तो मैं बता रहा था कि पट्टापी सितारमैया के नेतृत्व में जो 7 मेंबर्स थे, उन्होंने प्रियम्बल का एक शब्द निकाला जो अभी भी आप देखते हो कि डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो उनका कहना था कि देखिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को पहले करिए और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को बाद में करिए, क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जो नेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो अन्य मेंबर्स थे उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि नहीं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जब तक नहीं होगा, जब तक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगा, तब तक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कैसे होगा? नेशन का तो सही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तब बनेगा जब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगा। उन्होंने पूरी धारणा को इस मामले में परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो ये हमारा संविधान निर्माता। अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पूरे राष्ट्र को आज के दिन याद करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक तो संविधान सभा में शायद उनसे ज्यादा एनलाइटेंड और संवैधानिक प्रावधानों की समझ
शायद ही किसी दूसरे मेंबर को होगी। दो दो इंडिया के रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा पाई थी, लीगल भी उनको काफी नॉलेज था। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान उनको उनके नर्व में था, उन्होंने भोगा था, जिया था, जीवन में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को झेला था, लोग स्वतंत्रता के बारे में पढ़कर सीखा था और उन्होंने स्वतंत्रता को दबाए जाने की पीड़ा झेली थी। लोग समानता किताबों में पढ़ते हैं और वह विषमता की वेदना झेली थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो वैसा तो पुरोधा व्यक्तित्व संविधान सभा में मैं किसी को भी नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है कि सब यह मानते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए उन्होंने केवल मतलब SC ST के लिए फाइट किया या समाज में जो तथाकथित अछूत लोग थे उनके अधिकारों की बात उठाई, नहीं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात उठाई। नेहरू से उनका मतभेद हुआ था, वो हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर हुआ था। वो चाहते थे लड़कियों को लड़कों के बराबर प्रॉपर्टी राइट्स मिले। वही भूल सुधार हुआ है 2005 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट को फिर चेंज किया गया है। वह मांग वो उसी समय रख रहे थे। और जब इस मुद्दे पर पहले नेहरू भी उनके साथ थे, नेहरू भी उनके साथ थे, लेकिन नेहरू को तो सरकार चलानी थी, नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको सरकार चलानी थी। तो अब उनको झुकना पड़ा अपने पार्टी के सामने। इस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाए भीमराव अंबेडकर। वो कांग्रेस ही नेहरू की मिनिस्ट्री में ही विधि मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर चुनाव उन्होंने स्वतंत्र रूप से लड़ा था। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि वो सबसे इनलाइटेंड थे। और लेकिन फिर भी हम संविधान सभा के बाकी सदस्यों के भी शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुलकर काम करने का मौका दिया। क्योंकि आप लोगों को मैं कभी किसी छोटे लेक्चर में बताऊंगा जोगेंद्रनाथ मंडल के विषय में। वो भी पाकिस्तान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सकते थे, इनलाइटेंड भी थे। हालांकि इतने वेल क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उनको भी बहुत बातों की समझ थी और वह पाकिस्तान यहां से माइग्रेट कर गए थे। और जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान सभा में थे, उसी प्रकार से वो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन पर्यंत भारत के रहे और भारत को अपना राष्ट्र माना। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान से वापस लौट कर आना पड़ा था इंडिया में। वो संविधान सभा में उनको इतनी निराशा हुई, जैसे जिन्ना तो शीघ्र ही मर गए, वो एक सेकुलर राष्ट्र की बात कर रहे थे लेकिन वो शीघ्र ही मर गए। और लेकिन आगे फिर लियाकत अली खान और बाकी जो मेंबर्स आए संविधान सभा में, इस तरह से खींचातानी होने लगी। पूर्वी पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, जिस तरह से डेमोक्रेटिक आइडियाज को कुचला जा रहा था, वो जोगेंद्रनाथ मंडल को सहन नहीं हुआ और उन्होंने बीच में ही पाकिस्तान से लौटना मुनासिब समझा था। तो इसलिए संविधान सभा में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपयुक्त वातावरण दिया गया तो इवन अदर मेंबर्स डिजर्व द क्रेडिट, तो उनको उतना बड़ा पद देकर और फिर उनकी बात को गंभीरता से लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता कि इस प्रकार से अब सेकुलरिज्म की ही बात आती है। तो चलिए आप संविधान में देखते हैं कि बाद में आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में अलग से जोड़ना पड़ा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। लेकिन जो पंथ निरपेक्षता अगर नहीं भी जोड़ा जाता तो भी आप संविधान में देखिए आपका पंथ निरपेक्षता है। आप वहां पर पहले जैसे कहते हो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो आप देखिए लिबर्टी, तो लिबर्टी ऑफ व्हाट? तो लिबर्टी में आपको स्पष्ट रूप से वो फेथ की लिबर्टी कहा है, वर्शिप की लिबर्टी लिखा हुआ है। ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्षता ही तो है। और फिर इक्वलिटी भी तो चाहिए धर्मनिरपेक्षता के लिए। और इधर आप फ्रैटर्निटी कहते हो, फ्रैटर्निटी भी चाहिए। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी से ही सेकुलरिज्म निकलता है। अगर आप किसी को इंडिविजुअल फ्रीडम देते हो तो उसको अपने धर्म का पालन करने की भी स्वतंत्रता दोगी। अगर आप उसको समानता देते हो तो जैसे आप अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखते हो उसी प्रकार से उसे अधिकार दोगे कि वह भी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखे। अगर तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए तुम कुछ अनुष्ठान करते हो तो उसको भी अधिकार दोगे कि वह भी उसी प्रकार से अनुष्ठान करे। आप उसे रोकोगे नहीं, क्योंकि इक्वलिटी तब नहीं आएगी अगर आप खुद उसका पालन कर रहे हो और उससे उसे वंचित कर रहे हो। और ब्रदरहुड के बिना तो ना तो लिबर्टी रहेगी ना इक्वलिटी रहेगी। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि बेसिकली यह दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग।
और हमारे संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया। अब उसके क्रम में, नेशन बिल्डिंग के क्रम में, हमने कुछ और कॉम्प्रोमाइजेज किए जो हमें यहां पर डिटेल करना संभव नहीं होगा। जब पश्चिम वालों ने कहा कि हम राष्ट्र नहीं हो सकते, तो हमने राष्ट्र का नाम दिया विविधता में एकता। बात आई भाषा की, हमने कॉम्प्रोमाइज किया। हमने पहले राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना हमारे नेताओं ने, लेकिन जब अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों से जब जमकर विरोध हुआ और तमिलनाडु में खासकर एक मूवमेंट शुरू हो गया, तो हमने वहां कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हमने उसको एक दूसरा नाम दिया। हमने उसमें राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी को सह राजभाषा बना दिया। उसी प्रकार से जब यह तेलंगाना क्षेत्र से पहले मांग उठी थी, बाकी राज्यों से मांग थी, तेलंगाना में जब उग्र विद्रोह शुरू हो गया था, आंध्र क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, नॉट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तो हमने आंध्र प्रदेश के डिमांड को देखते हुए सबसे पहले 1953 में उसको भाषाई आधार पर पहला प्रांत बनाया और तब फिर भाषाई पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। तो हमने वहां पर भी राज्य के सामने राज्य की मांगों को देखा और एक तरह से हमने भाषा यानी अलग अलग राज्य को अपना राजभाषा चुनने का अधिकार दिया। यह अपने आप में बड़ी चीज थी। यह एक्सपेरिमेंट पश्चिम वाले नहीं कर पाए थे और दक्षिण एशिया में भाषाई मुद्दे पर दो राष्ट्र टूट चुके हैं। एक राष्ट्र टूट चुके हैं और दूसरा सिविल वॉर से ग्रस्त हैं। दक्षिण एशिया का ही पाकिस्तान बट गया, पूर्वी पाकिस्तान, और श्रीलंका गृहयुद्ध से ग्रस्त है। तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बुद्धिमानी निभाई। दूसरी बात है कि सोशल जस्टिस में हमने पहले SC/ST के लिए प्रावधान किया, उनको सरकारी सेवा में आरक्षण दिया और फिर आप देखोगे केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षण दिया। जहां तक पिछड़ी जातियों के आरक्षण का सवाल है तो उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। हालांकि स्वतंत्रता के शीघ्र बाद काका कालेलकर समिति बनी थी 1955 में, उसने OBC के आरक्षण की अनुशंसा की थी, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सेकेंड टाइम फिर जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में गठित हुई थी तो उसने एक मंडल आयोग का गठन किया था और उसका मंडल आयोग की रिपोर्ट जब तक आई तब तक कांग्रेस की सरकार श्रीमती गांधी की आ गई थी। तो रिपोर्ट तो उसने श्रीमती गांधी की सरकार को दी, लेकिन उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अंत में आप देखते हो कि वह संभव हुआ जब BP सिंह प्रधानमंत्री हुए तो 1990 में, हालांकि दूसरी परिस्थिति में हुई। उसके पहले उसके पीछे एक राजनीतिक एक योजना और राजनीतिक चाल जैसी चीज भी थी। उसके पीछे का उद्देश्य राजनीतिक था, OBC की भलाई करना कम और अपने राजनीतिक स्वार्थ की रेटिंग को बढ़ाना ज्यादा, लेकिन फायदा उससे हुआ। और पहली बार जो मध्यवर्ती जातियां हैं इस तरह की, अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, उनको आरक्षण 1990 के दशक में मिला। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि यह चीजें हमारे संविधान ने सोशल जस्टिस के फ्रंट पर भी किया। महिलाओं को एक तो व्यक्त मताधिकार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस तथाकथित गणतंत्र की पहली परीक्षा थी पहला चुनाव, जो 1951 एंड अर्ली 52 में हुआ। तो 1951 का जो चुनाव हुआ, तो अब यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र बन गया। 176 मिलियन लोगों को वोट डालना था। अब आप समझ सकते हो कि इतने वोट डालने के लिए लगभग 2,24,000 लोग बूथ पर बहाल हुए, 2,24,000 चुनावी पेटियां बनी। सुकुमार सेन जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त हुए, उन्होंने इसको कंडक्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ पांव फूल रहे थे, क्योंकि यह पहला चुनाव था और इस चुनाव में भारत को सिद्ध करना था दुनिया में। तो उन्होंने इसीलिए नारा दिया था, उन्होंने स्पीच दिया था और लोगों से अपील की थी कि लोग अपने दायित्व का पालन करें। और उधर बूथ पर भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई थी कि इस तरह के एक्सीजेंसीज का सामना किया जा सके। तो बूथ पर व्यवस्था में आप देखोगे कि वहां पर अलग अलग पार्टी की चुनाव की पेटियां रखी हुई थी, उस पर चुनाव चिन्ह बना हुआ था, जैसे बैलगाड़ी, कोई यह चिन्ह, कोई मिट्टी का जलता हुआ दीपक। तो चूंकि लोग, अब बता सकते हो कि 16% लोग ही साक्षर थे, मात्र 16% लोग साक्षर थे। और जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है
तो प्रजातंत्र को एक लग्जरी माना जाता था कि आपकी इकोनॉमी और सोसाइटी जब एक खास विकास के स्तर पर हो जाए तभी प्रजातंत्र चल सकता है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी और सोसाइटी का विकास का एक खास स्तर नहीं है तो डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। इट वाज अ जनरल परसेप्शन, एक जनरल परसेप्शन था कि डेमोक्रेसी इसमें वैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने इसे पूरा कर दिखाया। 16% साक्षरता दर के बाद भी और एक निम्न आर्थिक सामाजिक दशा के बाद भी हमने अपने डेमोक्रेसी को केवल बनाया ही नहीं बल्कि पहले ही चुनाव नहीं, हम एक के बाद दूसरे चुनाव की सफलता दुनिया को दिखाते चले गए। दुनिया की नजर हमारे ऊपर थी। अब आप यह कहेंगे कि भाई चलिए एक बात बताइए कि पिछले 7 दशकों में हमने कहां कहां उपलब्धियां हासिल की। तो हमारे पास उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है। पहली उपलब्धि तो हमने यही की कि सफलतापूर्वक हमने देशी रियासतों का विलय किया और जितने भूभाग को हमने पाकिस्तान बनने के बाद खोया था उससे बड़े भूभाग को हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा कि राष्ट्र निर्माण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और पश्चिमी पर्यवेक्षकों का नजर हमारे ऊपर था। हमने उसे सिद्ध किया। हमने अपने सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भी, अपने भाषाई विविधता और क्षेत्रीय विविधता के बावजूद भी हमने अपने आप को मॉडर्न राष्ट्र की कसौटी पर इस्टेब्लिश कर लिया। थोड़ा शुरू में हमें चुनौतियां मिली कुछ क्षेत्रों में, जैसे पहले तमिलनाडु का क्षेत्र था, उसमें थोड़ा सा सेपरेट अलगाववाद जैसी भावना वहां शुरू में थी। एक द्रविड़ राष्ट्र की मांग या एक द्रविड़ क्षेत्र को सेपरेट होने की बात हो रही थी, लेकिन उसने भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उसने भी अपने आप को चेंज कर लिया, वह मांग समाप्त हो गई। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, उसका थोड़ा सा सेपरेटिज्म वाला नजरिया था, लेकिन वह भी धीरे धीरे हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग बन गया। अब वह मांग नहीं है बल्कि मांग भी बदल चुकी है। दूसरी चीज, उसी प्रकार से समय समय पर अलग अलग प्रांतों में उठा, जैसे पंजाब में ही एक मूवमेंट चल चुका था खालिस्तान का, वो भी शांत पड़ गया। और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर मांग उठी, लेकिन एक जो मुख्य हमारे राष्ट्र में है वो परस्पर सहमति बनी रही। अभी कश्मीर का मसला एक उग्र मसला पकड़ा है और सबसे बड़ी चीज है कि पूरे कश्मीर के मसला ने एक अगली टर्न लिया है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में अच्छा होगा। तो ये मैं ये कहना चाहता कि जो 7 दशक में अगर अचीवमेंट कहोगे तो पहला अचीवमेंट हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखा, देशी रियासत, और कोई भूभाग हमसे अलग नहीं हुआ। दूसरा, हमने अपने राष्ट्र को जोड़ कर रखा। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बावजूद भी हम दक्षिण एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गए। पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर गठित था वो टूट गया, लेकिन हमारी एकता और अखंडता बनी रही, हमारा गणतंत्र सलामत रहा। तीसरा कि अगर आप 1950 से अभी तक देखेंगे तो दुनिया में 460 मिलिट्री कू आए। मिलिट्री कू का मतलब कि वहां पर सैनिक तख्ता पलट हुआ और सैनिक तख्ता पलट के बाद वहां पर सैनिक सरकार स्थापित हुई और उसमें 233 जगहों पर सफलता मिली। 460 कू आए, 233 कू सफल रहे। लेकिन हमारे पड़ोस में भी पाकिस्तान में घटित हुआ, लेकिन हमारे यहां सेना हमेशा सिविल अथॉरिटी के अंतर्गत रही और हमारा डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रहा। नेक्स्ट वन कि हमारे यहां SC ST को ही नहीं, OBC को और महिलाओं का भी सशक्तिकरण पिछले 7 दशकों में हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते नहीं हुआ है, वो सशक्तिकरण हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ लोगों का जीवन स्तर भी पहले की तुलना में ऊंचा उठा है। हमने एक सतत कम मात्रा में ही सही, लेकिन अपने सकल घरेलू उत्पाद को, GDP ग्रोथ को बनाए रखा है, बढ़ाए रखा है और एडवर्स कंडीशन में भी हमने काम किया है। तो यह हमारा अचीवमेंट है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 7 दशकों में दुनिया में लगभग तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र समाप्त हो गया, प्रजातांत्रिक सरकार समाप्त हो गई, निर्वाचित सरकार उलट गई या फिर वहां पर एक व्यक्ति का तानाशाह है।
और अगर वहां प्रजातंत्र का नाटक खेला भी जा रहा तो चुनावी प्रक्रिया वहां पर काफी प्रदूषित या दूषित हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे 1950 के दशक, 1960 के दशक में हमारे प्रजातंत्र ने कुछ प्रगति ही की, और 1970 के दशक में हमने जैसे 1960 के दशक में हमने हरित क्रांति का नारा दिया, लेकिन 1970 के दशक में हमने हरी क्रांति की दिशा में प्रगति की। उस कारण से बहुत सारी जो मध्यवर्ती जातियां हैं लाभान्वित हुई। और उसके बाद 1980 के दशक में हमने प्रजातंत्र की दिशा में भी प्रगति की, क्योंकि आप 1980 के दशक में देखोगे कि भारत में विभिन्न वर्गों का सशक्तिकरण हुआ। इसीलिए आप 1990 के दशक तक आकर त्रिशंकु संसद का काल पाते हो, क्योंकि अब एक पार्टी का डोमिनेंस समाप्त हो गया और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हो गई जो अलग अलग हित समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि थोड़ा सा यह दृश्य आपको अगली लगता है क्योंकि केंद्रीय सरकार थोड़ी कमजोर दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं। यह कम से कम इस बात का द्योतक है कि नए नए समूह जो पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, उनको अधिकार प्राप्त हुआ। ये राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर संकेत करता है। अब रह गई मिलीजुली सरकार की बात। अगर जो सेंटर में अगर इस तरह की सरकार बनी तो आप ध्यान रहे कि हमारे आर्थिक उदारीकरण से लेकर परमाणु विस्फोट तक जितने सारे ऐसे निर्णय हुए वो ऐसे मिलीजुली सरकारों में ही हुई है। तो इसलिए मिलीजुली सरकार होना किसी राष्ट्र की कमजोरी का द्योतक नहीं है। यहां तक हम इतने सारे अचीवमेंट काउंट करा सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स, जब हम इस 7 दशकों में गणतंत्र की यात्रा पर नजर डालते हैं तो हमें थोड़ा डिस्पैशनेट भी होना चाहिए, थोड़ा निष्पक्ष भी दृष्टिकोण देना चाहिए कि हम कहां से चले थे। जिस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की बात हमने की थी, क्या हम उस लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी की दिशा में वास्तव में बढ़ सके? तो इस बात में हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, यह जो डेमोक्रेसी है दैट इज फॉर्मल, प्रोसीजरल है, ये आपके प्रोसीजर में है, पन्नों में है। ये अभी आप वन मैन वन वोट के सिद्धांत को ला रहे हो, लेकिन जो वन मैन और वन वोट का जो आपका जो थियरी है, आपका जो सिद्धांत है, वो जब तक वन वोट वन वैल्यू नहीं होगा तब तक सच्चा डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो मैं आपको यहां पर एक दो चीज बताना चाहूंगा। भारतीय गणतंत्र, वो तो पहले भारतीय गणतंत्र की स्थापना की बात थी। यहां मैं आपको यह बताना चाहता कि भारतीय गणतंत्र के समक्ष चुनौतियां, भारतीय गणतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो देखिए, अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हमारा गणतंत्र बना हुआ है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी काम कर रही है। अगर कोई ऐसा कहेगा कि हमारे यहाँ सैनिक तानाशाह आने की संभावना नहीं थी या हमारे यहाँ कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को ध्वस्त होने की संभावना नहीं थी, तो थोड़ा ये एग्जेजरेशन हो जाएगा। हमारे संविधान में तो पहले आर्टिकल 352 और 356 हैं, वही कुछ ऐसे हैं जिनको देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई भी शासक उसके आकर्षण में आकर प्रजातंत्र पर प्रहार कर सकता है, जो श्रीमती गांधी की सरकार ने 1975 में आपने देखा कि किया भी। और हम लोगों ने पहला इस तरह का आपातकालीन स्थिति देखी कि आज भी भारतीय, आप लोगों की तो, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, मेमोरी में भी अब नहीं है, और आप लोगों के लिए तो बहुत दूर की चीज़ है, वो किताबों और इतिहास की बात है। लेकिन जिन्होंने उससे साक्षात्कार उस समय किया था, उनके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अभी भी यह सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे बची। तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं हुआ। दूसरी बात है कि हमारे सामने भी डेमोक्रेसी ध्वस्त होने की संभावना और प्रलोभन हो सकता था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष भी प्रलोभन हो सकता था कि हम ज्यादा पावर को अटेन कर लें, ऐसा नहीं करें। अब जैसे देखिए, एक जो बड़ा लूप होल था वह था हमारे आर्टिकल 74 में। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 था, वो 42वां संविधान संशोधन से पहले यह इंडिकेशन नहीं था कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को सुझाव देगा तो प्रेसिडेंट उस सुझाव को आवश्यक रूप से मानेगा या सुझाव को स्वीकार ही करेगा।
ऐसा कोई लिखित नहीं था उसमें, केवल उसमें यह था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जो प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा करेगा। लेकिन राष्ट्रपति उस सहायता और मंत्रणा को मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं, वो कहीं चर्चा नहीं थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रावधान के बाद भी, जबकि आप जानते ही हो कि टेक्निकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक विशेषज्ञ जो संविधान सभा के उस समय अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाद, उनसे पूछा, संविधान के जो बाद में मतलब जो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के पद पर जब निर्वाचित हुए, अच्छा शीतलवाद आप एक चीज बताइए कि ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसको उद्धृत किया है, ग्रेनविले ऑस्टिन की पुस्तक में ही ये घटना बताई गई है। तो उन्होंने पूछा कि शीतलवाद एक चीज बताइए कि क्या हर स्थिति में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्रधानमंत्री के सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो शीतलवाद ने उनको इंडिकेट किया कि हाँ सर, मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश मॉडल पर, ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर चल रहे हैं, और उसमें किसी भी स्थिति में अस्वीकृति की स्थिति में हमारे यहाँ बहुत बड़ा संवैधानिक संकट आ जाएगा। तो खैर वो बात वो समझ गए। एक लॉ कमीशन के में स्पीच देने गए, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातों की तरफ संकेत किया था। तो खैर यह तो एक बात हुई, वह एक संविधान सभा के पहली पीढ़ी के नेता थे, तो बातें आई गई चली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 वर्षों तक रहे तब तक ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद श्रीमती गांधी के समय एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है। क्योंकि देखो, संविधान बनना अलग चीज है, जो संविधान में जो पॉलिटी होती है वह पॉलिटी संविधान को दिशा देती है। क्योंकि जो पॉलिटी होती है वह आपका संविधान किधर रुख लेगा। जैसे आप 2 संविधान बनाइए और दोनों संविधान में जो पॉलिटी आपकी अलग अलग होगी, 2 देशों की, 2 राष्ट्रों की, तो उसका संविधान की दिशा अलग अलग हो जाएगी। मैं एक घटना बताता हूं। जैसे श्रीमती गांधी के समय, ये चीज मैं आपको सोर्स बता रहा हूं, बिपिन चंद्रा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, उसमें ये घटना उद्धृत है। जैसे बीबी गिरी, तो बीबी गिरी एक प्रेसिडेंट के रूप में हुए थे, उनको कहा जाता है कॉल ऑफ कंसाइंस के आधार पर चुने गए थे। तो उसके पीछे की कहानी यह है कि कांग्रेस में जो संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। तो स्प्लिट से पहले की स्थिति यह थी कि श्रीमती गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई बनना चाहते थे, और मोरारजी देसाई को हराकर जो श्रीमती गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसमें चुनी गई, और वह जब प्राइम मिनिस्टर बनी, यंग प्राइम मिनिस्टर, उसमें तो बहुत उम्र भी कम थी, अनुभव भी कम था, तो मोरारजी देसाई, तो उसमें तक कांग्रेस में 2 समूह हो गया था। एक कामराज प्लान के तहत कुछ कांग्रेस नेताओं को उठाकर सत्ता में फेंक दिया गया था, तो उसे सत्ता कांग्रेस बोलते थे, उसे संगठन कांग्रेस बोलते थे। उनको संगठन में कामराज प्लान ने कुछ चोटी के नेताओं को संगठन में भेज दिया। श्रीमती गांधी सत्ता कांग्रेस में थी, ये सत्ता कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो संगठन और सत्ता कांग्रेस में मतभेद था। तो संगठन कांग्रेस काफी डिस्टर्ब था श्रीमती गांधी के व्यवहार से, और यह तय हुआ कि चलिए अगला प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी को बनाया जाए। नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट होंगे, और वो प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए कोई न कोई बहाने से श्रीमती गांधी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे। अब बताइए, अगर वह गवर्नमेंट प्रेसिडेंट बर्खास्त कर दिया होता तो आज आपके संविधान की दिशा क्या होती? अगर नीलम संजीव रेड्डी अगर प्रेसिडेंट बन जाते, वो सरकार को बर्खास्त कर देते, तो कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंडिया में आ जाती। श्रीमती गांधी तार गई कि नीलम संजीव रेड्डी कहीं ना कहीं संगठन कांग्रेस के नॉमिनी है, और इनके दिमाग में, इन सबके दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही। तो उसने क्या किया, बीबी गिरी अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट थे, उसने नारा दे दिया, कॉल ऑफ कंसाइंस, माने आप लोग अपने अपने कंसाइंस से मत दीजिए। तो मतलब इसका यह हुआ, एक इशारा था क्या, बीबी गिरी की तरफ संकेत दे दिया, तो नीलम संजीवा रेड्डी हार गए, और यह स्थिति बच गई। एक स्थिति और भी आने वाली थी बीपी सिंह के समय, जब डिसग्रंटल प्रेसिडेंट, जब ज्ञानी जैल सिंह जब कांग्रेस से जब वो विमुख हुए थे राजीव गांधी से, और फिर एक कुछ खिचड़ी वहां भी पक रही थी, लेकिन तब तक तो काफी देर हो चुका था, क्योंकि उस समय तक तो जनरल उसका ज्ञानी जैल सिंह के समय तक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आ गया था, तो उनका जो स्टेप होता वो थोड़ा सा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता। लेकिन बीबी गिरी के समय तक तो प्रावधान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नहीं था। तो हमारे संविधान के व्याख्याकार कहीं यस कर देते कि हाँ प्रेसिडेंट को ये पावर है, फिर क्या होता। तो
ये मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी संविधान पॉलिटिक्स से पृथक नहीं होती। अब देखिए, आपके संविधान जब बना था तो आपकी जुडिशरी को क्या दिया गया था? आज जुडिशरी की दिशा क्या है? पीआईएल। ये तो कोई सोचा नहीं था। ये तो बहुत, आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी घटना 1980 के दशक की देन है। तो यह जो आप देखते हो, जिसको आप कहते हो आज इतने सारे जो कोर्ट्स रिट्स आते हैं, रिट्स के आधार पर आज एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन हो रहा है। लोगों को भी ये बात नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं लगता है कि कार्यपालिका और विधानमंडल की तरफ से डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हो रही है, तो जुडिशरी इस काम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने कष्टकर चीज है कि जुडिशरी को वहां हाथ डालना पड़ रहा है जो डोमेन है कार्यपालिका और विधानमंडल का। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो संविधान है, इसलिए संविधान आपका क्या बनता है और संविधान की दिशा क्या होती है, ये दोनों मायने रखता है। इसमें एक थियरी ही आती है, उसको एक को कहते हैं एक को ट्री ग्रो अप्रोच बोलते हैं कि वृक्ष की तरह संविधान धीरे धीरे ग्रो करेगा और इवॉल्व करेगा। दूसरे को कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनलिज्म का मतलब है उसका जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है वही होना चाहिए, वहां उससे ज्यादा हटना नहीं चाहिए। तो दो तरह के थियरिस्ट हैं, दो तरह के अप्रोचेज हैं, दो तरह का इंटरप्रिटेशन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिशा में जाना चाहिए, दूसरे किस और दिशा में। तो मैंने आपको बताया कि एक इसमें जो समग्र चुनौतियां होगी, वो चुनौतियां पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पर ही हम लोगों ने थोड़ा सा कोताही की है। तो एक आप चुनौती कर सकते हो कि संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों का तोड़ मरोड़। मैं तोड़ मरोड़ इसलिए कर रहा हूं कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके साथ हमने जस्टिस नहीं किया, होना चाहिए था। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं कि गवर्नर का पोस्ट है। गवर्नर के पोस्ट का मिसयूज, पहला मिसयूज जब केरला में, आपको याद होगा, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही श्रीमती गांधी उस समय जनरल सेक्रेटरी थी, तो केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ और किस प्रकार से आर्टिकल 356 का उपयोग हुआ था। फिर आर्टिकल 356 का कितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ पूरे इतिहास में। सरकारिया कमीशन बैठा, आप लोग भी पढ़ते होंगे, जिसमें सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया। लेकिन क्या गवर्नर के पद की वैसी दशा होगी, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था। ये डिस्टॉर्शन हमारे संविधान का बहुत बड़ा फेलियर है। और सबसे बढ़कर इसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं, जो कांग्रेस रहे, वो तो साथ हो रहा, लेकिन कांग्रेस के बाद जो ऑपोजिशन आया वो भी कहीं पीछे नहीं रहे। जनता पार्टी गवर्नमेंट में आप देखो 15 गवर्नर्स चेंज हुए थे। मतलब गवर्नर तो एकदम फ्लश आउट सिस्टम ऑफ यूएसए हो गया। कोई आता है तो सबसे पहले गवर्नर को बदल देता है। पहले तो खैर चलिए, कम से कम वी नारायणन के समय से और एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम से थोड़ा सा प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा हुआ कि अब कम से कम आर्टिकल 356 के यूज करने से पहले लोग सोचते हैं, क्योंकि बोमई केस ने भी थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन लाया है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना अधिक दुरुपयोग हुआ है आज तक वो नहीं है। दूसरा है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से मतलब यह है कि देखिए, हमारा व्यवहार पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो सेक्रेड बुक है हमारा, एक एक हमारे लिए एक टेस्टामेंट है, एक एक पवित्र एक टेक्स्ट है जिसका फॉलो करना है हमें, और उसमें कुछ उपचार भी दिए गए हैं कि जुडिशियरी देखेगी उसका फॉलो। लेकिन जुडिशियरी या कोई भी निकाय देखेगी, वो देखेगी उसका प्रोसीजरल फॉलो हो रहा है या नहीं। लेकिन सबस्टेंशियल क्लॉजेज फॉलो हो रहे हैं, यह कोई जुडिशियरी भी नहीं देख पाती है। और अगर जुडिशियरी देखती है तो वही फिर होता है जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। जुडिशियरी उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करती है कि आपने नहीं देखा, आपके मन में क्या है, आप किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करें। इसलिए कहा जाता है कि पहली डेमोक्रेसी परिवार से आती है, समाज से आती है, फिर सरकार में आती है।
जब समाज और परिवार अनडेमोक्रेटिक है, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये सब केवल प्रावधानों की बात नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ की बात है। हम देखते हैं कोई घर में है, पूजा हो रहा है, पंडित जी पूजा करा रहे, आरती होने वाली है। पंडित जी तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्लाइंट हो, आरती में भी कुछ ज्यादा दक्षिणा की गुंजाइश होगी, तो ऐलान कर देते हैं कि अच्छा सुनिए, जितने भी मेंबर सबको बुलाइए, अब आरती होने वाली है। अब घर का एक बच्चा है, वो अपने विचार में एथिस्टिक है, उसने सोचा है कि देखो भाई, मुझे ये रिचुअल से कोई लेना देना नहीं, मन ही मन वो सोचा हुआ है, लेकिन वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली परिवार पर, पेरेंट्स पर। उसके मन में एक है कि मैं, मुझे ये रिचुअल्स नहीं करना। वो बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, आवाज आती है गार्जियन की, अरे आ जाओ आरती में, आ जाओ, आरती का टाइम हो गया। अब वो बच्चा थोड़ा बहाना बनता, हमको भी पढ़ना है, तो डांट पड़ती है। फिर कहता है कि देखिए हमको आरती में नहीं जाना, तो और दोहरी डांट पड़ती है। अब वो आके बुरा सा मुंह बना के आरती में खड़ा होके गाना शुरू करता है, ओम जय जगदीश हरे। अब गार्जियन ने ऐसा किया है, तो क्या ये उसके सेकुलर राइट को सम्मान मिला? नहीं ना। तो क्या वो बच्चा बनेगा? और वही चीज समाज में होता है कि अगर एक खास कम्युनिटी है, अगर खास कम्युनिटी कुछ रिचुअल्स कर रहा है, तो कम्युनिटी उसको डिस्टर्ब करते हैं, हाँ आप नहीं कर सकते, तो क्या सेकुलर है? नहीं। तो फिर हमारा राष्ट्र सेकुलर बने, हमारी राजनीति स्वस्थ हो, तो आएंगे तो इन्हीं में से लोग। कितना भद्दा दृश्य लगता है जब एमएलएज को लेकर बस पर भाग रही होती है एक पार्टी, सबकी नाक के नीचे जुडिशियरी देख रही है, प्रेसिडेंट देख रहा है, गवर्नर्स देख रहे हैं, शक्ति परीक्षण कल को होने वाला है, ले जाके उनको किसी फार्म हाउस में छिपा कर रखा जाता है, किसी पता चलता है कि कहीं किसी अच्छे होटल में जाके उनको टिकाया जाता है, उनको तरह तरह की लग्जरीज दी जाती है, उनके लिए कुछ पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। इज इट डेमोक्रेसी? इज इट रिपब्लिक? तो वहां देख के थोड़ी लगता है कि हम जिस संविधान पर इतना ज्यादा बल दे रहे वो एक्चुअल में है। और तीसरा मैं आपको कहूंगा, व्यवहार में लागू करना। व्यवहार में लागू करने से मेरा मतलब यह है, जस्ट मैं उदाहरण देना चाहूंगा एक छोटा सा, कि जैसे आप लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की बात करते हो, मुझे लगता है कि नेहरू की सरकार, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जैसे नेहरू की सरकार है, तो दो मोर्चे पर मैं उनका बहुत बड़ा फेलियर मानता। एक, जिस कारण से एक बार वो इनलाइटेन बनते, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका योगदान था, एक बुद्धिजीवी के रूप में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हमें उनके प्रति काफी सम्मान है। लेकिन उनकी एक, अगर इस तरह की विजनरी अगर गलती करते हैं, तो उसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। दो मोर्चे पर उन्हें जबरदस्त गलती उनसे हुई या उनकी पार्टी से हुई, ये मैं कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति नहीं थे, वो संस्था थे। एक तो जब आप डेमोक्रेसी ला रहे हो, आपके देश में लिटरेसी रेट मात्र 16% है, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो आपका पहला बल होना चाहिए था प्राइमरी एजुकेशन पर। अब देखिए, दुनिया में जहां कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे थे, उनका कहना था फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं आपको जर्मनी का उदाहरण लीजिए, जापान का उदाहरण लीजिए, विश्व इतिहास में यूएसए का उदाहरण लीजिए, हर जगह जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया गया। जब प्राइमरी लोगों को अगर शिक्षा मिलती, तो डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का कद्र होता। लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। आज भी कहते हुए शर्म आ रही है कि स्वतंत्रता के इस 7 दशकों के बाद भी आज हम कह रहे हैं कि हमारी साक्षरता दर, शिक्षा दर नहीं, साक्षरता दर 74% है या 75% है। बोलते हुए शर्म आती। कुछ ही क्षेत्र हैं जो 100% की बात करते। दूसरी बात कि ये जो सरकार है थी, तो शिक्षा की, अच्छा, वो ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, अभी भी हायर एजुकेशन में ज्यादा खर्च किया जाता। अब
नेहरू के समय आईआईटी बना, हायर एजुकेशन संस्थाएं बनी। आपकी इकोनॉमी तो ग्रो नहीं की, उसका प्रोडक्ट हुआ वो ब्रेन ड्रेन हुआ, भारत से बाहर गए। भारत से बाहर गए क्योंकि हमारे यहां उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हमने बहुत स्मार्ट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा किए, वो डॉक्टर ब्रिटिश हेल्थ की शोभा बढ़ा रहा है, और स्मार्ट इंजीनियर्स को पैदा किए, लेकिन हमारी अपनी इकोनॉमी उसकी बिफिटिंग नहीं थी, तो उनका एब्जॉर्प्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं हो पाया और ब्रेन ड्रेन इंडिया से हुआ। आज भी आप देखेंगे कि अगर प्राइमरी शिक्षा में जो ग्रोथ दर है वो 3% है, और हायर एजुकेशन 28% तक पिछले साल से ग्रोथ दिखा रहा है, 1-2 वर्ष से अगर आप उसको मापेंगे तो। आज भी हायर एजुकेशन पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। सब शिक्षा अभियान जैसी चीज, राइट टू एजुकेशन, सब केवल पेपर पर रह गए। हेल्थ सेक्टर में 1% इन्वेस्टमेंट होता रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक बजट का, और जो एजुकेशन है उसमें बात 6% की रखी। कोठारी आयोग ने भी कहा 6%, लेकिन प्रैक्टिकली 3% से ज्यादा नहीं हुई। अब अभी कहा गया है 2030 में, जो वर्तमान सरकार है, 2030 तक हम 20% एजुकेशन में फंडिंग करेंगे। अब देखिए भविष्य के गर्भ में है, अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि एजुकेशन के फ्रंट पर हमारी विफलता। प्रजातंत्र और गणतंत्र को चलाना है तो हमें तो पहले सबको साक्षरता शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षित व्यक्ति ही एक स्वस्थ पॉलिटिक्स के वाहक हो सकते हैं। दूसरी बात कि लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर कास्ट सिस्टम थी। नेहरू से पूछा गया कि अच्छा, एक कास्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या समाधान है? कहा हमारे पास बिल्कुल समाधान है। हम जब औद्योगिकरण करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो जो उद्योग का विकास होगा तो औद्योगिकरण छन छन कर समृद्धि गांव तक जाएगी, और स्वयं भी महिलाओं का सशक्तिकरण होना शुरू होगा, निम्न जाति का सशक्तिकरण होना शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले आप ग्रामीण गर्भ में सामंतवाद के गर्भ को तो तोड़िए। वो तभी संभव था जब भूमि सुधार होता, और भूमि में आपने आंशिक रूप में सुधार किया, जमींदारी उन्मूलन किया और रैयतों को भूमि पर अधिकार दिया। तो रैयतों को भूमि पर अधिकार मिलने से मध्यवर्ती जातियों को, और फिर हरित क्रांति हुई और मध्यवर्ती जातियों को, यानी रैयतों को भूमि पर अधिकार मिला, तो उसमें मध्यवर्ती जातियां मजबूत हुई। फिर मंडल आयोग का भी फायदा मध्यवर्ती जातियों को हुआ। उनका आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण तो हो गया, लेकिन जो अति पिछड़े हुए लोग थे, जिनको आप कहोगे जो अछूत की श्रेणी में थे, या जिनको SC ST कहोगे, तो अधिकतर उनके पास वो लैंडेड नहीं थे। वो कृषक मजदूर के रूप में काम करते थे। उनका भला तब होता जब अतिरिक्त भूमि वालों से भूमि छीनकर उन्हें भूमि उनके बीच वितरित किया जाता, जो नहीं हुआ। और उस कारण से हमारा होम मार्केट भी एक्सपेंड नहीं किया, उस कारण से हमारे यहाँ जाति सशक्तिकरण नहीं हुआ, उस कारण से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जैसी संस्था भी उलझ गई। तो एक बहुत बड़ी विफलता उस दोनों मोर्चे पर है, और उसकी खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम गवर्नेंस। देखो, ये 3 शब्द सुनते हो, हालांकि दोनों तो टेस्ट में पढ़ते हो, संविधान, राजनीति और गवर्नेंस, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे। मतलब जो संविधान है वह लिखित है, जो राजनीति है वह घटित है, और जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस कहीं ना कहीं जो आपकी विभिन्न संस्थाओं का चुस्त संचालन है वो राजनीति पर डिपेंड करता है। राजनीति आपके संविधान को भी प्रभावित करता है, और राजनीति आपके गवर्नेंस को भी प्रभावित करती है, मैंने अपने संविधान को भी प्रभावित कर सकती है और गवर्नेंस को भी। तो अभी मैंने 3 पुस्तकें ऐसी पढ़ी है जो इंडिया का प्रॉब्लम बता रहा। एक मैंने पढ़ा टू किल डेमोक्रेसी, ये पढ़ा है देवाशीष राय की। एक बुक मैंने पढ़ी है जो जोसेफ जोशी की है, वह पुस्तक द साइलेंट कू, मतलब अप्रत्यक्ष तख्ता पलट। और एक पुस्तक मैंने और भी पढ़ी है, जो एक फ्रेंच ऑथर की है, मोदीज इंडिया। तो इन तीनों पुस्तकों में एक बड़ा कॉमन थीम हमें मिला है जो बड़ा दिलचस्प है। उसने कहा कि जैसे ये कवि एक आती थी, एक कविता, बहुत फेमस कविता है कि जब इस दुनिया का अंत होता है तो कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बल्कि एक करुण सिसकी सुनाई देती है।
तो इनका ये कहना है कि जब डेमोक्रेसी का खात्मा होता है तो पहले बैंड बाजे बजाकर होता था। मतलब पहले 2-3 तरीके से खात्मा होता था। एक कि अगर एंशियंट ग्रीस में आप जाएंगे तो फॉरेन इन्वेजन से। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी देखेंगे कि हिटलर ने इन्वेड किया चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में जो आई हुई डेमोक्रेसी, अभी नव स्थापित डेमोक्रेसी थी, उसका खात्मा हो गया। आप लैटिन अमेरिकन के कई कंट्रीज में देखेंगे तो फॉरेन इन्वेजन के कारण वहां डेमोक्रेसी का खात्मा हुआ। ये डेमोक्रेसी के खात्मा होने का एक रूप है जो बहुत पुराना, बहुत ओल्ड फैशन्ड हो गया। डेमोक्रेसी का दूसरा रूप है जो पूरे कोल्ड वॉर टाइम में हुआ था, शीत युद्ध के समय, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 से 1990 तक। लगभग मैंने आपको एक डेटा भी बताया था कि ऐसी डेमोक्रेसी के समाप्त होने के लगभग 640, मैंने कुछ ऐसा ही आपको बताया था कि केसेस आए थे जिसमें 233 उसके एग्जाम्पल है कि सफल हो गए थे, और वह था मिलिट्री कू का, मतलब सैनिक तख्ता पलट का। तो यह भी एक कारण रहा है। तो लेकिन अभी वो सब कारण बहुत पुराने हो गए। अब डेमोक्रेसी का खात्मा वैसे नहीं होता है। अब धीरे धीरे उन संस्थाओं में जहर डालकर होता है। मतलब सरकार भी होती है, चुनाव भी होते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी होती है, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन की वाइटलिटी समाप्त हो जाती है। एक दूसरे तरह का पॉपुलिज्म आ गया है जहां पर एक पैरेलल डेमोक्रेसी खड़ा हो जाता है। जैसे आपने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कहीं देखा। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है पॉपुलिज्म। लोग दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं और स्वयं डेमोक्रेसी की समाप्ति के अनुष्ठान में आहुति डाल देते हैं। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर गणतंत्र और प्रजातंत्र संविधान से नहीं बचता, राजनीति से बचता है, और राजनीति कैसी होगी वह जनता तय करती है। तो आज हम 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको यह आगाह करना चाहेंगे कि बड़ी मुश्किल से हमने गणतंत्र पाया है। यह प्रत्येक बुद्धिजीवी का दायित्व होता है कि उस गणतंत्र के प्रति अपना गुडविल व्यक्त करे, और प्लस ये सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि उतनी संवैधानिक साक्षरता जरूर अपने में पैदा करे कि वह राजनीति के नब्ज को समझ सके। तभी देश, समाज, परिवार, राष्ट्र सबकी भलाई हो सकती है। तो आज फिर एक बार इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा। फिर हम अगले लेक्चर में किसी में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू।